हमारे बीच में सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट और जो सीपीडी भी हैं हमारे इस रीप प्रोजेक्ट के, पुरुषोत्तम सर मौजूद हैं। पिछले 6 महीने से सर के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। तो वो जो घोड़ों को जो सही अलग अलग दिशा में चल रहे थे, अगर उनको कोई एक दिशा में कर सकता है तो वो सर है। क्योंकि इस बीच में जितनी भी मीटिंग्स, मतलब मैं सिर्फ आरडी की नहीं बात कर रहा हूँ, जितनी भी मीटिंग्स सभी डिपार्टमेंट्स की हुई हैं, तो सर की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट के लिए, आउटकम के लिए इन सारे सबको एक समान जो स्कीम है उनको कन्वर्ट किया जाए। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। अभी हमारी सर की प्रधानमंत्री ये मत्स्य संपदा योजना की फाइनल मीटिंग थी, उसका प्लान पास होना था, लेकिन इसी बीच में हमारा अमृत सरोवर जो प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा था। तो सर ने सिर्फ इस वजह से वो मीटिंग टाल दी क्योंकि उसमें अमृत सरोवर जो एक बड़ा अच्छा एसेट था फिशरीज के लिए, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया और कहा गया कि 8 दिन बाद फिर से हम बैठेंगे और जब तक ये इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, आप इनको अपने प्लान में इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक हम इसको पास नहीं करेंगे। तो न सिर्फ आरडी की जो स्कीम्स हैं उनमें तो कन्वर्जन सर करते हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट की स्कीम है उनको भी साथ में लेकर कैसे चला जा सकता है, ये हम सर से सीख सकते हैं। तो सर का ये इसको एक पिक्चर के थ्रू, एक छोटे से क्लिप के थ्रू दिखाने के लिए मैं सर से इजाजत चाहूंगा। ये हम सारे डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग उस कोका कोला की बोतल को खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि सारे लोग इसको पी सकें। तो ये सारा काम जो है वो सर के मार्गदर्शन में हम बखूबी कर रहे हैं और मैम को भी विश्वास दिलाना चाहेंगे ये प्रोजेक्ट इसी जीज के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आदर के साथ आमंत्रित करूंगा आदरणीय पुरुषोत्तम सर को कि वो अपना व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत करें। Thank you, Hassan ji, for your kind words. Good afternoon, everybody. Post lunch session हमेशा टफ होता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो मैं आप लोगों को समझा सकूं इस टॉपिक को। I mean, it's quite a difficult topic, so but I thought कि इस चैलेंज को लेता हूँ थोड़ा सा आप सब लोगों को समझाने के लिए। जो सुबह हमें जो नीतिका जी ने बताया था कि रीप क्या है करके, सो रीप को कैसे जमीन पे लाना है वो मेरा टॉपिक का मेन फोकस है कि जमीन पे कैसा लेकर आ जाए। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा हम प्रोजेक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन मॉडलिटीज क्या रहेंगे करके। सो बेसिकली या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप YouTube में साइमन सिनेक करके इस शाम को जब टाइम होगा तो टाइप करके देखिएगा, उनका ही टॉक्स अबाउट 3 सर्किल। किसी काम करने के लिए हमको 3 सर्किल का ध्यान देना चाहिए, 3 बातों का ध्यान देना चाहिए, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। उसमें सबसे बड़ा गोल किसका है उसमें, कौन बता सकता है? डॉक्टर साहब बताइए। सो किसी काम के लिए क्या जरूरत है, व्हाई की जरूरत है। किसी काम करने से पहले ही सेज दैट साइमन सिनेक सेज दैट सारे मैनेजर्स यहाँ इसलिए फेल होता है, आई मीन जो मैनेजर्स जो सक्सीड नहीं हो पाता है, सो दे बेसिकली फोकस ऑन व्हाट एंड हाउ, कैसे करे, हाउ करे, बट वाई को भूल जाता है। बट वाई इज व्हाट दैट बेसिकली ड्राइव्स द एंटरप्राइजेस। सो नीतिका जी ने बहुत अच्छा बताया था कि व्हाट इज रीप एंड वाई रीप, उन्होंने पहले प्रेजेंटेशन बताया। नेक्स्ट, सो बेसिकली तो प्रोजेक्ट गोल है,
दैट इज बेसिकली नीतिका जी ने बताया कि दुगना करना है और माइग्रेशन को रोकना है। अगर लोगों को जो लाइवलीहुड साधन गाँव में मिल जाते हैं तो कोई शहर आने के लिए नहीं सोचेगा। शहर में भी लेके टूरिज्म फॉर हिम आएगा, मूवी देख के वापस चले जाएगा, बट ही विल स्टे देयर। सो दिस इज आवर वाई। नेक्स्ट, अब मैं मेरा प्रेजेंटेशन का फोकस है हाउ। सो हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट वी। नेक्स्ट प्लीज। सो मेरा प्रेजेंटेशन का लेआउट है। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रोजेक्ट की हमारा गोल्स क्या है, व्हाट आर आवर गोल्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड देन सेकंड आई विल टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स, क्या क्या है उसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है, उसमें कन्वर्जेंस है, और टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करेंगे टू अचीव दोस गोल्स, एंड देन द लास्ट पार्ट इज सोशल मीडिया नेटवर्क को हम क्यों इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो ये मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने। सो वी शुड हैव गोल्स। अगर कोई चीज हम हासिल करने से पहले एक गोल्स, हमारा लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और लक्ष्य में भी 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो नेक्स्ट स्लाइड, एक तो इमीडिएट लक्ष्य होता है, एंड देन मिड टर्म लक्ष्य, एंड देन फाइनल लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है करके। सो इमीडिएट लक्ष्य है हमारा 1 साल की पीरियड है। सो दैट इज 22 और 23 का जो टाइम फ्रेम है, 1 साल इज और इमीडिएट लक्ष्य क्या है, इसमें हमको क्या क्या गोल्स अचीव करना है। एंड देन मीडियम टर्म इज बाय अराउंड 2025 तक हमको क्या अचीव करना है। एंड देन प्रोजेक्ट फेज इज ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म है, 2022 टू 2029। बाय दैट टाइम मुझे लगता है कि मैं ऑल द सीडीओस यहाँ पर है वो बन जाएंगे, डीएम्स बन जाएंगे। डीएम के रूप में नीतिका जी भी शायद डीएम रहेगी मैम, और मैं आई डोंट नो यहाँ रहूंगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिप्यूटेशन में रहूंगा। बट हम सब लोगों को एक चुनौती ये है कि ये प्रोजेक्ट लेकिन हमारा सामने ही रहेगी। आई मीन व्हाट एवर, जैसे मैम ने सुबह बताया कि पहले ILSPs, ULPs छोटा बच्चा था, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, एंड देन ILSP उसको हमने 5-6 साल तक खड़ा किया है, वो खुद ही का। अब नाउ दिस यूथ REAP इज अ यूथ प्रोजेक्ट, एंड दिस विल बी राइट बिफोर मी टिल आई रिटायर। अगर यहाँ पर हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, सो दैट वी कैन ऑलवेज टेल आफ्टर रिटायरमेंट कि हाँ मेरे टाइम पर मैंने REAP में ये काम किया है। सो ब्यूरोक्रेट्स के लिए मैम यही फेवरेट पास्ट ऑफ रिटायरमेंट हो जाता है कि मैं जब DM था तो मैंने ये काम किया, मैं जब CDO था तो मैंने ये काम किया, SDM है तो मैंने बहुत काम किया मैंने। बट सब लोग एक दूसरे का आप क्या करो ये बताओ करके। सो दिस REAP इज गोइंग टू बी हमारे सारी कलेक्टिव मेमोरीज में, उत्तराखंड की कलेक्टिव मेमोरी में दिस गोइंग टू बी एक सुनहरा पहल बताऊंगा मैं। आई मीन 7 years दो हमको लॉन्ग टाइम स्पेन लग रहा है, बट इफ यू लुक एट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में भी 100 years फ्रॉम नाउ जो भी है, ये 7 साल का बहुत ही छोटा सा झलक टाइप में दिखेगा। बट इस छोटी सी झलक में भी एक बहुत सुंदर कहानी, हम सुंदर कहानी का रचना कर सकते हैं। सो ये सब हमारे हाथों में ही है। सो लॉन्ग टर्म गोल ये मत सोचिए कि 2019 बहुत दूर है, 2019 इज वेरी नियर टू अस, इट इज जस्ट लाइक आवर इमीडिएट गोल्स जैसा हमको अचीव करना है। नेक्स्ट प्लीज। सो ये 100,000 रुपए नोट अभी वैलिड है, डिमोनेटाइज हो गया है, डिमोनेटाइज हो गया है। 1000 इज नॉट एट ऑल वैलिड डिनोमिनेशन, बट इसलिए मैंने रखा है कि सबसे पहले मैम आई थिंक फिजिकल गोल से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल गोल समझना चाहिए, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर इन टर्म्स ऑफ मनी। इसलिए मैंने हमेशा फिजिकल पहले दिखा था, फाइनेंशियल बाद में दिखा था, मैंने फाइनेंशियल पहले दिखा दिया है। ये हमको फर्स्ट ईयर में करना है। फर्स्ट ईयर इज हमको अराउंड 321 crores स्पेंड करना है आउट ऑफ द ओवरऑल बजट में, अभी जो बताऊंगा कितना है। सो फर्स्ट ईयर इज 321 crores स्पेंड करना है। उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट सुबह से हम बोल रहे थे उपासक, अब उपासक कैंडी सब चले गए हैं, बट अगर यहाँ रहता तो वो अच्छा रहता। उपाध्याय भी आप है। सो एंड ऑल द CDOs आर हियर। सो उपासक अकेले काम नहीं करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू स्पेंड द मनी, ये बैंक से स्पेंड कराएंगे। एक काम बैंक लोनिंग है, उपासक प्लस बैंक लोनिंग साथ में इसका एज अंश लूंगा। सो यू कैन सी दैट आउट ऑफ 321 crores, कोई यहाँ पर इंजीनियर है तो थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करके परसेंटेज बता दीजिए कितना है। 249 crores इन 321 crores। कोई इंजीनियर्स नहीं है? सो अराउंड 75%। मनीष आप तो इंजीनियर हैं, 75%। सो अराउंड 75% हमको बैंक फाइनेंसिंग करना है फर्स्ट ईयर में। सिंपल सी बात है। सो बैंक फाइनेंसिंग आसानी से नहीं होगा कि जादू का छिड़ी हमने घुमाया आब्राकदाब्रा बैंक फाइनेंसिंग हो गया है। यू ऑल नो, आप सब लोग फील्ड की वर्कर से मुझे बेहतर बता सकते हैं कि सबसे टफ काम बैंक फाइनेंसिंग है। आई मीन सरकार का ग्रांट आया, पैसा खर्च कर लिया, लैपटॉप खरीदा, हमने जम पोर्टल में लगा दिया, लैपटॉप खरीद लिया, लैपटॉप बांट लिया, इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू, ये सबको पता है।
बट द मोस्ट टफ वर्क क्या है, हमारा 75% काम, सबसे असली मेहनत वहां पर है कि ऑलमोस्ट 250 करोड़ हमको स्पेंड कराना है थ्रू उपासक से, बट नॉट टू डिमोनेटाइज करेंसीज, बट 2000 के नोट से। ठीक है, नेक्स्ट। 71.34% बट बहुत लेट है। सर आप बोल रहे थे कि मेरी ये जो मूवी में पुलिस लास्ट में आता है ना, उस टाइप का है। सो नेक्स्ट चीज हमारा इमीडिएट टर्म पे फिजिकल गोल्स क्या है। हमने तो अभी फाइनेंशियल गोल्स बता दिया, फिजिकल गोल्स क्या है। सो फिजिकल गोल्स एट पीएमयू लेवल मैंने दोनों बांट दिया है कि सो दैट आप लोग ज्यादा बर्डन फील ना हो जाए कि मुझे जिले में क्या मोटरसाइकिल भी खरीदना है, मुझे लैपटॉप भी खरीदना है। सो सारी खराब काम स्टेट पीएमयू ने ले लिया है, आप लोगों को ज्यादा माइंड डाइवर्ट ना करे, आप लोग फोकस ही रहे डेवलपमेंट वर्क में। सो इसलिए हमने सारी खरीदारी इस टाइप का काम ये सब हमने ले लिया है। मैम ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट है, दे आर ऑलरेडी शायद बिकॉज ऑफ कोविड टाइम पे ये कंसीव किया गया होगा। सो आई थिंक ओनली 3 और 4 डिस्ट्रिक्ट से डिमांड है इस टाइप के आइटम्स, थोड़ा सा प्लीज रीअरेंज कर दीजिए टू अदर वेयर वी नीड। सो परचेज ऑफ मोटरसाइकिल्स ये सब चीज हमको करना है फर्स्ट ईयर में। एचआर मैनेजमेंट, एचआर अरेंजमेंट ये स्टेट हेडक्वार्टर ले रही है। हेडेक बोलूंगा मैं, आई मीन इट इज बोथ प्लस एंड माइनस। जैसा आप सब लोगों को विदित है कि उत्तराखंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई और सबसे ज्यादा सिफारिशें हमको जो सुनना पड़ता है किसी को नियुक्ति में। सो इसलिए हम सब लोग बचते हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आपको नहीं दिया है, ये सरदर्दी हमने ले लिया है। वी विल फेस द बर्डन, वी विल गिव यू द मैन पावर। वी आर एट अ वेरी एडवांस स्टेज, ऑलमोस्ट नवंबर तक हम आपको अराउंड 300 पीपल वी आर गोइंग टू एम्प्लॉय व्हिच विल बी योर हैंड्स एट योर डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप सब लोगों को सीडीओस को मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा था, डीपीएम्स को, जो 300 लोग आएंगे इसका पूरा वर्कशॉप का वीडियोग्राफी हो रही है और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में बात करने के लिए। जो जो लोग आएंगे वो लोग तभी काम शुरू करेगा जब ये पूरा 2 दिन का वर्कशॉप देखेगा और एक छोटा सा एग्जाम हम क्वेश्चन पेपर यहाँ से भेजेंगे, उन्होंने समझा या नहीं समझा है। रीप का मंशा क्या है, जब तक ये फील्ड फोर्स नहीं समझेंगे रीप कैसा काम करती है, कैसे काम करना है, तब तक वो लोग ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। 2 दिन ले लीजिएगा, 1 सप्ताह ले लीजिएगा। जो मैं यहाँ पर जो वर्कशॉप कर रहा हूँ सारी सीडीओस एंड डीपीएम शुड डू एट देयर डिस्ट्रिक्ट लेवल, वंस देयर मैन पावर कम, उन लोगों को समझाना है ठीक तरीके से। फिर ये जो पीएमयू का जो हाई लेवल स्टाफ है, जनवरी तक हम उम्मीद कर रहे हैं बेसलाइन सर्वे, थीमेटिक स्टडीज ये सब हम कराएंगे। इसी टाइप का वर्कशॉप्स वी हैव टू ऑर्गेनाइज इन ए मेजर स्केल। बेसिकली मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर इज लाइक ए ट्रेनिंग ग्राउंड प्लेटफॉर्म है। जैसा डाइविंग आप लोग ने देखे होंगे, वो 2-3 बार उस डाइविंग प्लेटफॉर्म में स्विमिंग में जंप करता है। सो फर्स्ट ईयर इज जस्ट लाइक दैट वार्म अप फेज टाइप की है। नेक्स्ट प्लीज। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या करना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिडक्शन टूल्स, इसका हमने एसओपी बना दिया है, ये आपको बांटना पड़ेगा वहां पर। और जैसे मैंने बताया कि बैंक लिंकेज के साथ, उपासक के साथ और बैंक लिंकेज के साथ आपको 214 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड अल्ट्रापुर ऑलमोस्ट 10,000 पीपल है, उनका लाइवलीहुड एक्टिविटीज आपको चूज करना है आपको। एंड देन फाइनेंशियल सपोर्ट अल्ट्रापुर पैकेज को करना है और प्रोसेसर की बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर, जो हमने जो लोग भेजेंगे उसको ठीक ठाक जगह पर उनको आपको करना है। एंड देन स्टार्टअप ट्रेनिंग, ये सब चीज आप लोगों को करना है वहां पर इन द फर्स्ट ईयर। ये है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, 7 साल में हम कितना खर्च करेंगे। सो द ओवरऑल फिगर कितना निकलेगा जी यहाँ पर, ओवरऑल 2271। So it is the ticket size of this project is 2271 projects, 2271 crores है इसका, बहुत बड़ा टिकट साइज है। We thank IFAD मैम, आप लोगों को इसलिए मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड जैसे छोटी सी राज्य के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। I mean इससे मैं तो बोलूँगा कि ह्यूमंगस प्रोजेक्ट है इसका। So we should take good advantage of this project। उसमें आप लोग देखेंगे उसमें बैंक linkage is almost 1,300 crores है। 50% of the total ticket size is coming from the bank loaning से। IFAD से 25 crores आ रहे हैं, 27% आ रहे हैं। Government of UK is contributing 6% and then convergence से जो विभिन्न विभाग है जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एग्रीकल्चर, ये सब चीज वहाँ से हमको 12% फाइनेंस मिलेगा। बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन is also important, so 3% beneficiary contribution है। भाई बंद हो गया क्या?
चल रहा है? So beneficiary contribution भी है इसमें, so the total ticket size is almost 2,200 crores. Next please. So long term physical मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा स्टोरी। उत्तराखंड राज्य अपनी परंपरागत खेती के लिए मशहूर है। एक समय था जब हर परिवार अपने खेतों में उगने वाली फसलों से अपना पूरा साल निकालता था। समय बदल चुका है और ये फसलें अनाज के रूप में देश प्रदेश में जा रही है। हल्दी होती है यहाँ पर, काफी हल्दी होती है, लोग यहाँ से बाहर से होते हैं, जैसे हल्दी होती है, मिर्चा होती है, धनिया होता है, वो यहाँ पर लोग यहाँ पर लाते हैं, उनको पीसने के बाद हम उसको बाहर ले जाते हैं। भिकिया सैम ब्लॉक का बासोट ग्रोथ सेंटर मसालों के उत्पादन में अपनी विशेष पहचान रखता है। महाकालेश्वर आजीविका स्वायत्त सहकारिता बासोट में गांव के लोग ही इसे संचालित करते हैं। 60 समूहों के साथ 500 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिला है। ये पूरा इलाका हल्दी, मिर्च, अदरक, दालों, मसालों की खेती में अव्वल है। इसमें हम प्योर जैविक खादों का यूज करते हैं और इसमें कोई रासायनिक छिड़काव और कुछ नहीं होता है। यहाँ के गांव खेती के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सभी गांव से आने वाले मसाले पहले यहाँ की प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुँचते हैं, फिर यहाँ पर पिसाई के बाद इन्हें रिलायंस की दुकान में दी जाती है। जो भी इससे पहले जो मसाले यहाँ पे जो चीजें उगाई जाती थी उनको मार्केटिंग नहीं मिल पाती थी। यहाँ पर मसाले में खुलने के बाद मार्केटिंग मिल चुकी है यहाँ पर, और फिर आप तक पहुंचाने के लिए ये रिलायंस आउटलेट में भेजे जाते हैं। पहले ऐसी फसलों का भंडारण संभव नहीं हो पाता था, लेकिन रिलायंस ने इसे दिशा दी और आज ये प्रोडक्ट पूरे राज्य में पहुंच रहे हैं। बासोट ग्रोथ सेंटर में नई मसाला यूनिट लगाने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि इसका उत्पादन दोगुना किया जा सके। आसपास के लोग जो रोजगार की तलाश में पहले शहरों का रुख करते थे, आज अपने ही गांव में उत्पादन कर रहे हैं। छोटी सी स्टोरी है ये। मैं इसको लेकिन लॉन्ग टर्म को एज ए फिजिकल गोल्स में क्यों दिखाना चाह रहा था, इसका कोई मंशा, मेरी मंशा को कोई समझाए यहाँ पर? Can anybody tell कि मैं इसको क्यों दिखाया हूँ यहाँ पर? बट जी बताइए। जो हमारे पीजी उत्पादन कर रहे हैं उसमें हमने वैल्यू चेन कैसे ऐड की है वो सारा दिखाया है। यानी यहाँ क्यों दिखाया मैंने लॉन्ग टर्म? एक तो लॉन्ग टर्म गोल्स बताया मैंने, उसमें ये स्टोरी दिखाया, क्यों दिखाया मैंने इसको? हम नीचे कहाँ से स्टार्ट हुए कहाँ तक हमें जाना है। सो ये बेसिकली मैंने आपको एक ILSP में आप बताना चाहेंगे? सर इसमें इसी था सर और सियालदे वाली जो बेल्ट है, इसमें जो लाखोरी मिर्च है और हल्दी वाली बेल्ट है, वो लाखोरी मिर्च एक प्रकार से उसी क्षेत्र में होती है, तो इस एक प्रकार से उसका GI मैपिंग भी होनी चाहिए। मैंने क्यों दिखाया यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ मैंने। सर उसको आपने रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया। नहीं उसको यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ रईस जी बताइए। दिस इज द लॉन्ग टर्म गोल। दिस इज द लॉन्ग टर्म गोल। क्या है लॉन्ग टर्म गोल? क्या है? ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। सो एग्जैक्टली आपने मेरा मन की बात को आपने समझा लिया है। सो आई वांट सच टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस जो ILSP में जो क्रिएट किया गया है, उसमें सब चीज है। एक तो उत्तराखंड की कल्चर आपने देखने को मिला है, उत्तराखंड की बेरोजगारों को दिखाया कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, और उत्तराखंड की जो लोकल उत्पाद है उसको हम कैसे वैल्यू चेन में लेके थ्रू ग्रोथ सेंटर कैसे हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस टाइप का हमको ऑलमोस्ट रूरल एंटरप्राइजेस कितने खड़ा करना है मनीष जी? इस टाइप के कितने खड़ा करना है? वहां ऊपर लिखा हुआ है 10,000। सो आप सब लोग ये नंबर इज वेरी स्मॉल। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा है करके, बट अगर आप हम सब लोग अगर कमिटमेंट होता तो 10,000 बहुत ही मुश्किल नहीं है। दिस कैन बी अचीव्ड, ऑल दिस एंटरप्राइजेस कैन बी अचीव्ड थ्रू FPOs। अब ये संख्या बढ़ भी सकता है। सो दिस इज नॉट ए स्टैटिक नंबर। ये सब चीज मैडम ने उनका प्रेजेंटेशन में दिखाया था। आई जस्ट वांट टू रिपीट ये जो हमको 6 लाइवलीहुड कलेक्टिव्स बनाना है, और हमको ऑलमोस्ट 80% एंटरप्रेन्योर फैमिलीज को लोन दिलाना है, ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ का लोन्स दिलाना है, और कलेक्शन सेंटर्स बनाना है,
एंड ये जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10,000 ऐसा आप लोगों को याद करना चाहिए जैसे श्री श्री 108 टाइप का है। रीप मतलब रीप के बगल में आप लोग मन में दिमाग में रख दीजिएगा 10,000 क्या है, 10,000 एंटरप्राइजेस क्या है, 10,000 अल्ट्रापुर फैमिलीज। ठीक है, ये दोनों दिस 10,000 कीप्स रिकरिंग दिस नंबर, सो आप लोग इसको ज्यादा ध्यान में रख लीजिएगा। एंड देन यूथ को हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग भी इसमें हमको दिलाना है। नेक्स्ट प्लीज। मैकेनिज्म्स क्या है इसमें अचीव करने के लिए है, ये क्या है, ये कौन बता सकता है? डॉक्टर साहब बताइए, गोला क्या है, अलग अलग एरोस क्या है? पहले स्लाइड देख लिया क्या? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म से इसको कैसे अचीव करेंगे? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म से, कन्वर्जेंस से, टेक्नोलॉजी टूल्स से पहले ही बताया था मैंने। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स नेक्स्ट प्लीज। सो स्टेट लेवल पर यहाँ पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक हाई लेवल पावर कमेटी बनाई गई है। ये सारे आप सब लोग ध्यान दे दीजिएगा, बिकॉज आपको पता चले कि मुझे कहाँ शिकायत करना है, सीपीडी का शिकायत कहाँ करना है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक तो हाई पावर कमेटी है और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी हेडेड बाय एसीएस सर है। आई मीन हाई पावर कमेटी बेसिकली पॉलिसी लेवल डिसीजंस लेंगे और पीएमसी टेक्स द टेक्निकल एडवाइजरी, मतलब इंप्लीमेंटेशन मॉडलिटीज ये सब देखेंगे। एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, यू हैव टू सी द वर्ड्स दैट हैव यूज्ड केयरफुली। यानी ये मैंने यूज नहीं किया है मैम, आप लोगों ने, मैंने थोड़ा सा एक वर्ड ऐड किया है मैंने। आई मीन एज पर द रीड डॉक्यूमेंट इट इज ओनली कोऑर्डिनेशन, मैंने एक वर्ड जोड़ दिया है सुपरविजन करके। आई होप यू विल एक्सक्यूज मी फॉर दिस। You have to see the words that I have used carefully. I mean ये मैंने यूज नहीं किया है मैम, आप लोगों ने, मैंने थोड़ा सा एक वर्ड ऐड किया है मैंने। आई मीन एज पर द रीड डॉक्यूमेंट इट इज ओनली कोऑर्डिनेशन, मैंने एक वर्ड जोड़ दिया है सुपरविजन करके। आई होप यू विल एक्सक्यूज मी फॉर दिस। So it is basically coordination and the supervision will be done by the district committee headed by both DM and CDO. CDO भी उसमें member है। तो basically मैंने इसमें बोल्ड किया है coordination is most important। जैसे मैंने बता दिया था, जो hierarchical ways of working है वो आज की टाइम में दुनिया में they are not that effective. Now the world is mostly coordinating type of world है। जितना अच्छा coordinate कर पाएंगे उतना अच्छा आपको results मिलेगा। And then the block level team will report to the district project manager, फिर block mission coordinator ऐसा है। Next please। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन में भी, पहले भी सीडीओस के साथ प्रेजेंटेशन हुआ था, उसमें भी ये दिखा दिया गया है। सो बेसिकली सीपीडी है यहाँ पर, सीपीडी को टेक्निकल एडवाइजरी पैनल, आज इसमें कुछ मेंबर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। फिर सीपीडी कोऑर्डिनेट्स विद प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ जो येलो है इज ऑल फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट की डेपुटेशन की पोस्ट है यहाँ पर। एंड देन ग्रीन इज द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म की वहां से आना है। एंड देन द ग्रे बॉक्सेस, ब्लूइश ग्रे बॉक्सेस, दे आर फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स एजेंसी, एचआर एजेंसी है। एचआर एजेंसी का हमने ऑलरेडी सिलेक्शन कर चुका है, एप्लीकेशंस पे एडवर्टाइज हो गया है। देयर ऑफर में जो 300 पोस्ट जो बता रहा था वो ये लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। सो उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, ये मैं सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये जो जब हम सीडीओस को जो प्रेजेंटेशन दिया था उसके बाद हमने छोटा सा ट्वीट किया है, बहुत ज्यादा नहीं। आई मीन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, फिर उसके नीचे सीडीओ है, फिर सीडीओ के नीचे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर है, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, एंड देन जो आपकी एपीडी रहेंगे जो एनआरएलएम काम जो देखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम के नीचे ये सब लोग हैं जो ब्लूइश ग्रे बॉक्सेस, दे आर ऑल फ्रॉम द एचआर टीम। जो बता रहा था कि 300 लोग जो आएंगे, जल्दी आएंगे, ये सब लोग वहां से बाय एंड ऑफ दिस मंथ, अक्टूबर की एंड तक आ जाएंगे। सो ये आप सब लोग इस टाइप में काम करेंगे। एंड आई वांट टू मेक क्लियर दैट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर विल बी फंड फ्लो की फंक्शंस का, जो पहले हमने चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को सोचा था कि फंड फ्लो के लिए, बट सीडीओ सर गिवन वेरी गुड सजेशन के साथ इसको एपीडी को ही रखा जाए। सो हमने थ्रू एपीडी जस्ट लाइक एनआरएलएम टाइप में काम होगा वहां पर। एंड देन कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस के लिए, मतलब जो बेसिक डे टू डे डिसीजंस और उस टाइप की जो बाकी बातें हैं वो सीडीओ से लेंगे। एंड देन ही विल बी रिपोर्टिंग टू द प्रोजेक्ट आल्सो, प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूजीवीएस को भी रिपोर्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। एंड देन द ब्लॉक लेवल का स्ट्रक्चर है, इसमें हमने ज़्यादा चेंज नहीं किया है। आई जस्ट वांट टू से दैट ये सब लोग बाय एंड ऑफ अक्टूबर तक दे विल बी इन प्लेस। सो बीडीओ इज ऑलरेडी देयर। सो वहाँ पर भी इस बार, पहले आईएलएसपी प्रोजेक्ट में सब स्ट्रक्चर्स नहीं था, इस बार हमने सारी स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट।
सो जैसे अभी DCDO नैनीताल ने बताया था कन्वर्जेंस है, सो दिस इज द की टू द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, सो कौन कौन है मेन स्टेक होल्डर्स इस प्रोजेक्ट में? सो UGVS इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति जो प्रोजेक्ट इसको जो चलाती है वो सोसाइटी है। एंड देन उपासक आल्सो इज अनदर सोसाइटी, जो उपासक का नाम हम बार बार ले रहे हैं वो भी एक सोसाइटी है। एंड IFAD इज ए बिगेस्ट स्टेक होल्डर क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट स्पेंडिंग 27%, हमारा इस प्रोजेक्ट बजट का 27% कम्स फ्रॉम द IFAD। And government of Uttarakhand की line departments है, they are also the biggest stakeholders for this project. And then USRLM I think the biggest one of the biggest सबसे बड़ी stakeholder है। सिर्फ मैंने SBI का ही लोगो लगाया because वो इंटरनेट से मिल पाया है, so that people will understand that is बैंक है, ये बैंक का। So these are all the main stakeholders for this project। इनके बीच में जितना अच्छा तालमेल होगा, जितने अच्छे वो 3 घोड़े, सब अब तो 1 2 3 4 5 6 घोड़े हो गया है। So कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन बिकम मोर डिफिकल्ट नाउ, ठीक है, 3 की जगह पर 6 घोड़े हैं, कैसे इन सबको हम साथ साथ लेके चलेंगे, ये सबसे बड़ी चैलेंज बोथ एट द फील्ड लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। नेक्स्ट प्लीज। सो मल्टीपल इसका जो सेंट्रल फिगर कौन है, की ऑफ कन्वर्जेंस है, एक तो स्टेट लेवल पर चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। आई मीन मैम दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम उत्तराखंड गवर्नमेंट में, एक ऑफिसर के पास सारी जो फील्ड लाइन डिपार्टमेंट्स वो सब एक के पास है। एग्रीकल्चर इज विद मी, हॉर्टिकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड हस्बेंडरी, सो एंड कोऑपरेशन, जो काम जो फर्स्ट टाइम, सो कन्वर्जेंस बिकम्स वेरी इजी एट द स्टेट लेवल नाउ मैम, अब ज्यादा दिक्कत नहीं है। द सेम लेवल ऑफ कन्वर्जेंस हैज टू हैपन एट द CDO लेवल। मैम कल बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि ILSP प्रोजेक्ट में विदाउट एनी कन्वर्जेंस का शब्द में, because of the CDO's help there have been lot of convergence है ना मैम, आप कल बता रहे थे, because almost 300 crores का funding through convergence आया है। So the same is expected now also from the Chief Development Officer। आपका जो जिला प्लान में जो भी बजटिंग होगा, so REAP का मद्देनजर रखते हुए you make district level plans, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्लान है, जैसा भी असलम जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, आजादी का अमृत सरोवर इज आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। हमने बोला कि दोनों को क्यों ना जोड़े, व्हाई कांट वी मिक्स बोथ ऑफ देम सो दैट फंडिंग कैन कम फ्रॉम बोथ द स्ट्रीम्स, उसको अच्छा काम हो सके। सो उसी टाइप में हमको वी हैव टू वेरी क्रिएटिव इन थिंकिंग, कीपिंग REAP एज द सेंट्रल ऑब्जेक्ट। REAP मतलब क्या है, वो हमारी 10,000 एंटरप्राइज, व्हाट इज REAP मींस 10,000 एंटरप्राइज। सो 10,000 एंटरप्राइजेस को मूल में रखे आपका सारी फिलॉसफी ऑफ थिंकिंग व्हेन यू मेक द डिस्ट्रिक्ट प्लान, जो हस्बेंडरी डिपार्टमेंट लेके आएगा, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट लेके आएगा, आपके पास हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लेके आएगी, सब डिस्ट्रिक्ट प्लान हम बना रहे हैं, प्लीज गो थ्रू इट। तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या 10,000 एंटरप्राइजेस कैसे क्रिएट हो रहे हैं, सिंपल सी बात, आपके जिले के जो भी कोटा होगा उतना कैसे बन रहे नहीं बन रहे। दूसरा है उनका हर चीज का स्टेट प्लान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान में डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान कंपलसरी कर दिया है। वॉट एवर फंडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गया है या मनरेगा हो या जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट इज द की फल्क्रम ऑन व्हिच दीस प्लान्स आर दे गो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें आप लोग क्या है, आई मीन आप नहीं, मैं मेरी बात खुद ही कहूंगा, आई विल नॉट ब्लेम यू। जब मेरे पास आता था काम बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ आपने बना दिया ठीक है मैं साइन कर देता था। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, प्लीज गो थ्रू द प्लान डॉक्यूमेंट, सी कि मेरा ये 10,000 एंटरप्राइजेस बन रही है या नहीं बन रहे करके, एंड देन पास दैट district action plan of concerned department so that it comes to the state government में आ जाएगा, फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से concerned secretary हस्ताक्षर से can go to government of India। It can happen even for a project of minor irrigation department। मैं आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, so उसमें जो इरिगेशन फील्ड से क्या हम हमारे REAP की वैल्यू चेन से हमने इंटीग्रेट किया नहीं किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हर चीज में you have to make REAP as key। I mean CDO के लिए 2 स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, एक मनरेगा है, आर वी एबल टू गिव द रूरल एम्प्लॉयमेंट, दे पा रहे नहीं दे पा रहे, दूसरा आने वाले टाइम के लिए REAP है, क्या मैं एंटरप्राइजेस खड़ा कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। सो इफ यू मेक ऑल योर थिंकिंग अकॉर्डिंगली तो आपको सॉल्यूशंस दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। एक मैं एग्जांपल उदाहरण देना चाह रहा था कि कन्वर्जेंस का एग्जांपल। सो हम एक गोट वैली योजना शुरू कर रहे हैं, उसमें हमको डिफरेंट सेक्टर से हमको कैसा कन्वर्ज करना है करके वो मैंने एक एग्जांपल दिखाने के लिए हमने कोशिश किया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लान से इतना आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है नेशनल लाइवलीहुड मिशन से इतना आएगा,
फिर उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय स्कीम ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, वहां से इतना आएगा। सो इस टाइप का। एंड देन एनसीडीसी का यहाँ नहीं लिखा है, एनसीडीसी से लोन कितना आ सकता है। ये जो 5 स्कीम्स विथ रीप का टॉप अप विल मेक ए गुड बोके। सो ये कन्वर्जेंस प्लान है, इस टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हाटएवर डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान द चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर इज साइनिंग, प्लीज एंश्योर सी दैट ये रीप की ओवरऑल आर्चिंग गोल में बन रहे नहीं बन रहे करके। नेक्स्ट। So now I will tell about convergence के बारे में बता दिया है कि what are the technology tools that we are using। कोई यहाँ पर मीटिंग में बता सकता है कि ये PPT है, क्या है ये मैं जो कर रहा हूँ मैं, और do you think it is not PPT, it is something different other than यहाँ हमारे स्टाफ को छोड़ के, रीप की स्टाफ छोड़ के। ये प्रेजेंटेशन किस में हो रहा है, PPT में हो रहा है, किस में हो रहा है? हाँ प्रेजी, हाँ ये ठीक है। दूसरा स्वे में हो रहा है, आपको कैसे पता है? तो डिस्प्ले भी हुआ था, मैम ने बताया था। अच्छा मैम ने बता दिया, आंसर स्लिप कर दिया है। सो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट स्वे, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये इसलिए हमने चूज किया है डेलिबरेटली। वी वांट टू से फॉर दिस प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी इज द की। I mean technology is going to be the key, क्योंकि convergence does not happen in human minds. I mean technology can easily happen in a computer, in a machine technology can happen. Human mind में बहुत ही मुश्किल है। I mean 4-5 people can sit together and then say कि ऐसा ऐसा हम किया जा सकता है, but वो सारी बाद में जो accounting problems ये सब चीज आ जाएगा, that is beyond the comprehension of a human mind. It can only be done by a machine. So that's why we want to be totally tech savvy for this project. So इसलिए हमने आज इसको deliberately स्वे में ये प्रेजेंटेशन किया है। आप लोग भी इसको सीख सकते, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। नेक्स्ट। इसके लिए हमने जो टूल अपनाया है, वी आर प्लानिंग टू यूज माइक्रोसॉफ्ट इन अ वेरी बिग वे। माइक्रोसॉफ्ट में भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, मैं आपको एक एक चीज रन कराऊंगा। सो आई जस्ट वांट टू शो ए डेमो ऑफ हाउ वी डू प्लानिंग फॉर रीप। आज तक हमने कैसे कैसे प्लान किया है, आगे भी कैसा होगा, ये आप सब लोग ध्यान दे दीजिएगा, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सब लोग ध्यान दे दीजिएगा, so that you will all in one page in future. So this is Microsoft project. ये मैम हमको मसूरी एकेडमी में 2004 में हमको सिखाए थे। I mean some good professor, जैसे मैं अच्छे इंटेंशन के साथ बोल रहा हूँ, हमको उस समय के प्रोफेसर साहब ने अच्छे इंटेंशन के साथ सिखाया, बट हमने फील्ड में कभी यूज नहीं किया। बट अचानक मुझे याद आया कि इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन यहाँ की स्टाफ वर वेरी गुड, दे इमीडिएटली रेस्पॉन्डेड। I mean it happens, ताली जब दोनों हाथ से बजती है, जब स्टाफ ने तुरंत अडॉप्ट किया था तो हमने इसको लागू किया। मैम आई जस्ट वांट टू शो कि इसमें 3 कंपोनेंट्स है, जैसे सुबह नीतिका मैम ने बताया था, पीडी मैम ने। कंपोनेंट 1 इज इंक्लूसिव क्लस्टर डेवलपमेंट। सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट वी कैन यूज फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आई मीन इस साल का मेरा पूरा प्लानिंग कैसा होना चाहिए। सो वी हैव डिवाइडेड इनटू अ बिट ऑफ एक्टिविटीज, जैसे कंपोनेंट 1 में इंक्लूसिव क्लस्टर डेवलपमेंट में। सो मास्टर ट्रेनर इज वन एक्टिविटी, उसको क्लिक करिए। So Dutton reduction tools is one activity. So Dutton reduction tools के अंतर्गत these are the sub activities that we have identified किसको करना है। And then वहाँ पर time period fixed है, ये 5 सितंबर से 15 सितंबर तक concerned जो भी जिसको assign किया गया, जैसे इस टास्क को गीता जोशी मैडम को हमने assign किया था। So she has to do that work in these 5 days. So जब आप लोग मीटिंग में बैठ जाएंगे इस चार्ट को लेके, so that आपकी एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा रहेगा कि पता है कि मुझे इस टास्क को फलाना दिन से मुझे फलाना दिन तक मुझे खत्म करना है करके। सो वंस द टास्क इज कंप्लीटेड यू जस्ट क्लिक दैट ग्रीन टिक, सो वो स्ट्राइक डाउन स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा उस टाइप में, सो दैट आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने टास्क कर दिया है, कितने टास्क पेंडिंग है करके। सो आपके फ्यूचर डिपार्टमेंटल जो रिव्यू मीटिंग्स आप लेंगे, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दैट आपको सब चीज, आई मीन व्हाटएवर इस वर्कशॉप को आप सब लोग देख रहे होंगे कि इतना अच्छा तरीके से हमने कर पाया था कि वो हमने भी वी हैव यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इवन फॉर द स्टार्टअप वर्कशॉप। मैम थोड़ा उसको खोल के दिखा सकते हो आप थोड़ा सा मैम, आप यू विल सी दैट हाउ वी हैव यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट। आई मीन इट्स लग सकता है रूटीन टाइप ऑफ इवेंट है, बट देयर लॉट ऑफ लूज एंड सो वी डिडंट थॉट कि इसमें वो इसमें स्टार्टअप वर्कशॉप के लिए भी हमने इसको यूज किया मैम कि कौन प्रेजेंटेशंस कब बनाएंगे, अकोमोडेशन कौन करेगा, इनवाइट्स कौन भेजेगा, बुकिंग ऑफ व्हीकल्स कौन करेंगे। सो वी हैव टेकन इट टू अ बिट एक्सट्रीम तक लेके गए, बट वी थॉट कि ये सीखने के लिए अच्छा रहेगा करके मैम। सो मैं आप सारी सीडीओस से, डीपीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर से एंड द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स मैम, आई एम वेरी हैप्पी टू से एंड दे हैव रिस्पोंडेड वेरी वेल।
बाकी डिपार्टमेंट्स में मैं इसको कोई इनोवेटिव चीज लागू करने के लिए कोशिश करते हैं तो जैसे बिट ऑफ रेजिस्टेंस फिर हम बैठ के समझाते हैं तो तब वो लोग इम्प्लीमेंट करता है, बट यहाँ पर नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इवन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। हमने बोला माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट, टीम्स है तो टीम्स, आई मीन इट टुक नो टाइम, आई मीन दैट्स व्हाई द टीम इज वेरी गुड मैम। यहाँ पर इसको हम इन्वेस्ट कर दीजिएगा। सो दिस यू कैन यूज इट फॉर योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। सो आपका जो फिर उसके बाद एक तो मैंने 1 महीने का प्लान बना के दे दिया, सबको बांट दिया, आप सब लोग कर दीजिएगा। सो उसके बाद कैसे मैं इसको वीकली और डेट वाइज कैसे इसको मॉनिटर करूंगा। सो दीज आर द टूल्स अवेलेबल। इसमें माइक्रोसॉफ्ट प्लानर करके टूल है, मोबाइल में आपको ये रह जाता है। सो आई जस्ट वांट टू शो ए डेमो ऑफ हमारा टीम पीएमयू टीम में इसको कैसा हम यूज कर रहे हैं। सो दीज आर स्लोली। सो अंशुल कर्नवाल जी को हमने ये टास्क दिया है, उनके मोबाइल में दिख जाएगा कि ये टास्क उनको करना है। विपिन नेगी जी को हमने ये टास्क दिखा दिए दे दिया है कि उनको ये टास्क करना है। वो सब चीज टाइमलाइंस के प्रकार अनुसार आता है। सो मोबाइल में ही कैन ऑलवेज ओपन एंड सी कि मेरा क्या टास्क पेंडिंग है, क्या टास्क नहीं पेंडिंग है। सो लाइक दैट यू कैन यूज दिस टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो दिस इज पीएमयू लेवल का है। सो वी जस्ट वांटेड टू शो कि किसको हमने, जैसे ललित नेतानी जी को हमने ये टास्क दिया गया है, उनको किस टाइम पर करना है करके। नेक्स्ट। So I just wanted to show the same thing DPMUs के लिए। मैम ये यहाँ पर हमने DPMU अल्मोड़ा को ये टास्क दिया गया है, DPMU बागेश्वर को ये टास्क दिया गया है, DPMU चमोली को ये टास्क दिया गया है। यहाँ पर ये दिखाने की ये मकसद है कि ये आप लोग डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर सेम कल्चर को आप लोगों को लाना है, सो दैट पूरा एकदम एक सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द स्टेट हेडक्वार्टर्स पे सीमलेसली ये इंटरेक्शन हो सकता है। एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको तरीका आफ्टर माय लेक्चर बताऊंगा कैसे सीखना है करके। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर कम्युनिकेशन के लिए है। इसको आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, अगर नहीं भी कर रहे तो यू प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट मोर एंड मोर। दीज आर जस्ट लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसा बनता है आपका। व्हाट्सएप बनने के बाद हमारा वर्क बहुत तेजी से होने लगे हैं। तो साइड में जो चैनल्स है वहां पर जो DPMU, DPMU, these are the channels। आप लोग चैनल्स बना सकते हैं। चैनल्स में यू कैन कीप सेपरेट चैनल, जैसा हॉर्टिकल्चर का एक चैनल हो गया, एग्रीकल्चर एक चैनल हो गया, सो दैट वो कम्युनिकेशन सब वो एक जगह पर रहेगा। इसके बाद मैं आजकल किसी भी मीटिंग में आई डोंट टेक एनी फाइल्स, फिजिकल कागज में लेके नहीं जाता हूँ। सो ऑल माय फाइल्स आर स्टोर्ड हियर। हमें सारी फाइल्स क्लाउड में रहती है। फिर कोई भी मीटिंग में जाता हूँ उसको मैं खोल के वहां पर खोल के उस मीटिंग में मैं अटेंड कर लेता हूँ। सो यू प्लीज स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज टूल्स। सो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। नेक्स्ट प्लीज। सो दीज आर द टेक्नोलॉजी टूल्स। और असली टेक्नोलॉजी टूल इसके लिए मैं विपिन नेगी जी को बुलाऊंगा कि प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैम दिस इज आवर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हिच इज द मोस्ट बैकबोन। मैं एक दिन ऐसे संडे व्हेन आई वाज फ्री आई टुक ए ऑनलाइन मीटिंग मैम कि सॉफ्टवेयर देखूं क्या है करके, एंड देन आई वाज अमेज्ड लुकिंग एट द कैपेबिलिटीज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। जो भी पहले ILSP में जो डिजाइन किया है, आई मीन बहुत ही सोच समझ के स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेवलप किया गया है। So I request all CDOs, DPMs to be very proactively. पहले CDOs might not be using it, but please start using this data. इसका main features मोटा-मोटा बताइएगा। Good afternoon to all of you. ये हमारे ILSP का MIS है। इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि हमारा एक डैशबोर्ड है जिसके थ्रू हम लोग अपने जो भी प्रोजेक्ट की जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है उसको हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। ये UGVS है, उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति। इसके नीचे है PSWMD जो वाटरशेड मैनेजमेंट डायरेक्टरेट है, जो उसका दूसरा कंपोनेंट है जलागम। तीसरा हमारा डिवीजन वाइज है जिसमें हम क्लस्टर जो हमारी CLF LCs होती हैं। इसके बाद ये LC का है जो हमारे लाइवलीहुड कलेक्टिव होते हैं। तो हम अगर इंग्लिश में अगर हम इनकी रिपोर्टिंग देखनी है तो इंग्लिश का हमने इसका ऑप्शन दिया है, और अगर हमको हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी देख सकते हैं। ये हमारे डैशबोर्ड का था। सेकंड हमारा एडमिन ऑप्शन आता है। अगर हमारे फील्ड लेवल से कोई भी एंट्री अगर गलत होती है या कुछ उसमें करेक्शन चाहिए, उसमें अगर कोई भी करेक्शन या कुछ भी चाहिए होता है तो यहाँ पे हमारा जो एडमिन होता है, जो हमारा हेड ऑफिस लेवल पे होता है, वो इसमें एडिट और अपडेट कर सकता है, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। सेकंड हमारे जो चार्ट ऑफ अकाउंट हमारी इफेक्ट से सैंक्शन होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, जिसके थ्रू हम एक्टिविटी वाइज हम लोग यहाँ पे यूनिट कॉस्ट उनकी हम लोग
फिक्स कर देते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे उनके सेक्टर हेड्स भी हम लोग उनको सेक्टर हेड भी हम लोग मतलब मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ से कि उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ से करनी है। चार्ट ऑफ अकाउंट पे सेकंड हमारा आता है AWP, जो हमारा एनुअल वर्क प्लान बजट होता है, रिवाइज्ड एनुअल वर्क प्लान बजट होता है। इसके थ्रू भी हम लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की यूनिट्स होती है वो अपने यहाँ से अपने टारगेट मॉनिटर करते हैं और जो उसके बाद हेड ऑफिस लेवल पे हम लोग यहाँ से फ्रीज कर देते हैं। 3 दिन के बाद वो लोग यहाँ से उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये हमारा सो मैं सारी स्पेशली दिस पॉइंट इज फॉर द CDOs। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दीज आर हमको काफी एडवांस्ड फीचर्स लगता है। आई मीन दीज आर द बेस्ट थिंग्स दैट वी शुड टेक फ्रॉम ILSP इनटू आवर डिपार्टमेंटल फंक्शनिंग। जैसा इनका जो प्लानिंग है, एनुअल बजट कैसा बनता है, यू कैन यूज दिस बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑल योर लाइन डिपार्टमेंट्स आल्सो। सो ये बहुत ही अच्छा टूल है जो आपका अगला जो डिस्ट्रिक्ट प्लान जो बनेगा, सो इस टाइप का टूल्स अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान्स बन के आएंगे। फील्ड में हमारा जो SSP प्लानिंग होती है, साइट स्पेसिफिक प्लानिंग की, हमें फील्ड में जो एक्टिविटीज करनी है कैसे करनी है, तो डिस्ट्रिक्ट अपनी साइड से इसमें सारी एडिटिंग डेटा को ऐड करता है। सेकंड जो हमारा टूल है इसमें प्रोक्योरमेंट का है। प्रोक्योरमेंट में जो भी हम लोग किसी इंडिविजुअल्स को अपने ऑफिस में जो भी हमारे यहाँ कंसल्टेंट्स हैं या जो हमारे मैनेजर्स हैं या जो भी हमारे फील्ड लेवल्स के मेंबर्स होते हैं, उन सबको यहाँ से उनकी एंट्री करते हैं प्रोक्योरमेंट के इसमें। थर्ड हमारा इसमें अचीवमेंट का आता है कि हमने जो हम लोगों को प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हम लोगों ने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी फाइनेंशियल और फिजिकल फाइनेंशियल हम लोग उसको अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसके थ्रू हम पूरा उसको मॉनिटर कर लेते हैं। इसके बाद आता है बैंक फाइनेंस, जिसमें हम CCL, टर्म लोन और KCC जो पूरा उपासक का काम होता है, इसके थ्रू हम लोग कि हमने अपने ग्रुप्स में या हमारे LCs में या हमारे इंडिविजुअल्स को क्या क्या CCL दिया है, क्या टर्म लोन दिया है, वो सारा हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। इसके बाद थर्ड आता है विलेज और हाउस होल्ड की। अगर हमें विलेज या हाउस होल्ड की एंट्रीज देखनी है कि हमारे कितने क्लस्टर हैं, पूरा उनका डिटेल आ जाता है। विलेज लेवल पे अगर हमें कोई भी चाहे कंपोनेंट 1 है या कंपोनेंट 2 है, उनके विलेजेस को उसमें व्यू करना है तो यहाँ से उनकी भी पूरी रिपोर्टिंग आ जाती है। और ये अगर हम हाउस होल्ड को देखना चाहते हैं ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज, यूनिट वाइज, या उनको क्या क्या सपोर्ट भी है, तो यहाँ से सारा हाउस होल्ड वाइज रिपोर्ट आ जाती है। इसके बाद आता है हमारा PGVPG का, जो हमारा प्रोड्यूसर ग्रुप है और वल्नरेबल प्रोड्यूसर ग्रुप है। इनकी भी यहाँ से क्या वो अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं FSIP या IAP की, क्या उनका प्रोडक्शन होता है, इसी के थ्रू हम उनकी सैलरीज भी निकलती है। जो हमारा प्रोडक्शन PG ग्रुप होते हैं जो भी डेटा एंट्री करते हैं, और ये डेटा रियल टाइम डेटा होता है जिसको हमारे DPMs पहले वेरीफाई करते हैं और उसके बाद ही MIS में इसकी एंट्री होती है, चाहे वो फार्म बेस्ड है, डेयरी बेस्ड है, पोल्ट्री बेस्ड है या पोल्ट्री बेस्ड है। यही हम लोग जब हम लोग सेविंग थ्रिफ्ट करते हैं ग्रुप्स के लिए, तो उसकी भी यहाँ पे पूरी एंट्री होती है और ये पूरा मॉनिटर किया जाता है टाइम टू टाइम विद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। फिर हमारे इसमें लाइवलीहुड कलेक्टिव्स आते हैं जिनकी एंट्रीज करने के बाद फील्ड लेवल से इनकी एंट्री होने के बाद यहाँ पे पूरा मॉनिटर किया जाता है कि हमारे LC ने कितना बिजनेस किया है, उनके स्टाफ क्या है, उनके BOD मेंबर्स क्या है, उनके बेसिक प्रोफाइल को ऐड किया जाता है, उनके रिकॉर्ड चेकलिस्ट होते हैं, उनका एनुअल वर्क प्लान बजट होता है वो यहाँ से किया जाता है, और मंथली बिजनेस वो कितना करते हैं, मंथली बिजनेस के आधार पर उनकी यहाँ पे कैटेगरी बनती है कि जिसके थ्रू उनकी सैलरीज मंथली सैलरीज निकलती है। GP एक्टिविटी जलागम का है, उनके ग्राम पंचायत होते हैं, यहाँ से उनकी प्रोग्रेस निकाली जाती है कि उनकी जो ग्राम पंचायत है वो फील्ड लेवल पे कैसे काम कर रही है। इसके बाद FSSI की हमारा जो हमारे PGVPG हैं उनको कैसे हमने उनमें उनकी एंट्री कर रखी है। जो हमारे फील्ड लेवल पे जितनी भी हमारी LDP टैंक है या सीमेंट टैंक है या स्मॉल कलेक्शन सेंटर है या जो भी हमारी अदर एक्टिविटीज होती है जो हमने फील्ड लेवल पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम किया है या कोई भी टैंक बनाए हैं या कलेक्शन सेंटर बनाए हैं, तो उन सबकी जियो टैगिंग यहाँ से हो रखी है, जिससे हम लोग उनको एक मॉनिटर कर पाते हैं कि हमारे जो जियो टैगिंग मतलब बनी है तो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं उनकी जियो टैगिंग के थ्रू।
टेक्निकल एजेंसीज होती थी हमारे प्रोजेक्ट में, उनकी भी हम लोग स्टाफ की डिटेल रहती थी, उनके फिजिकल एसेट्स क्या है उनके पास। सेकंड, उनका मंथली रिव्यू होता था, वो जो भी फील्ड में काम करते थे उनके सेक्टर हेड वाइज वो अपनी एंट्रीज करते थे, फिर वो डीपीएम्स के पास आते थे, डीपीएम से वो स्टेट एसपीएमयू में आती थी और एसपीएमयू में उनका रिव्यू होके उनके काम का मॉनिटर किया जाता था। यहाँ से हमारी पूरी की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जो हमारे मेन डेटा होता है कि हमें एक्टिविटी वाइज हमने फार्म बेस्ड में कितना काम किया है, डेयरी में कितना किया है, पोल्ट्री में कितने किया है, और ये रेगुलर डेटा होता है जो हम डे टू डे मॉनिटर करते हैं अपने फील्ड लेवल से। सेकंड, हमारा स्टाफ परफॉर्मेंस होता है, ये मेन कंपोनेंट है हमारे एमआईएस का, जिसके थ्रू हमारे जो फील्ड लेवल में है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो हमारे हेड ऑफिस लेवल पे है, ये मॉनिटर किया जाता है। इनकी सारी एक्टिविटीज हमारे जो हमारा फाइनेंशियल मॉड्यूल है उससे कनेक्टिंग होता है, जिसके थ्रू हम लोग एक एक करके एक पर्सन का परफॉर्मेंस निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट लेवल पे पीडी एंड सीपीडी से अप्रूव होके उनका इंक्रीमेंट होता है। ये हमारा फंड डिस्बर्समेंट बैंक उसका है, यहाँ से हम लोग कैसे फंड देते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स को। यूटिलिटीज में हमारी जो कमेटी मीटिंग्स होती है उनको इसमें डाला जाता है, यहाँ पे बैंक्स की डिटेल आती है। अगर किसी को फीडबैक देना होता है फील्ड से तो वो अपना फीडबैक दे सकता है, या एडब्ल्यूपीवी की प्लानिंग करनी है तो यहाँ से मेन बजट प्लानिंग करता है हम लोग। और सेकंड, ड्रेजरी रिडक्शन टूल्स का था, लास्ट वाले में बाद में ऐड किया गया था। यही फिर अगर हमें कन्वर्जेंस डेटा दिखाना है, अपना फील्ड लेवल का डेटा को कंपेयर करना है ग्रुप का या बेनिफिशरीज का या सोशल कैटेगरी वाइज या हाउस होल्ड की कवरेज देखनी है, कितना कवरेज किया है, विलेज की लिस्ट देखनी है, ग्रुप हाउस होल्ड्स का देखना है, तो हम ये सारा यहाँ से कवरेज डेटा को हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर हमारा सेकंड लास्ट है कि हमारा नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर है, जिसके थ्रू हम लोग फील्ड में जो भी केस स्टडीज होती हैं, जो हमारे सक्सेसफुल इंटरवेंशंस हैं, उनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। कुछ हमारे रिपोर्ट्स होती है जो फील्ड्स में हमारे जो स्टाफ है वो बनाते रहते हैं और एमआईएस के थ्रू उसको अपलोड करते रहते हैं। अगर यही हम लोग को डिस्कशन भी करना होता है, हम इस एमआईएस के थ्रू अपने ब्लॉग्स और डिस्कशन करते रहते हैं। और जो हमारे फील्ड्स में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब की एक्टिविटीज हम लोग फोटोग्राफ्स के थ्रू एमआईएस में शेयर करते रहते हैं। और लास्ट हमारा है क्लोजर रिपोर्ट्स, जिसके थ्रू जब हमारा पीसीआर होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट, तो उसके थ्रू हम लोगों ने एक नया मॉड्यूल इसमें तैयार किया था, जिसके थ्रू हमारा सारा फील्ड का डेटा इसमें कलेक्ट हो गया था। थैंक्स। थैंक यू विपिन जी। सो दिस इज क्वाइट ए रोबस्ट सॉफ्टवेयर है ये, इसमें सारी फीचर्स है। अब उसको हम चेंज कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू इंटीग्रेट इट विद एसआरएलएम के साथ, सो दैट डेटा एंट्री एक ही बार हो, अगर एनआरएलएम में हो डेटा एंट्री, सो दैट वो इस सॉफ्टवेयर में आ जाए, यहाँ पर एंट्री करे तो फिर एनआरएलएम में रिफ्लेक्ट करे। सो उस टाइप का सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज ना हो करके। सो दैट वी आर गेटिंग इट डेवलप थ्रू एनआईसी, वो भी जल्दी आ जाएंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो वो मेरा प्रेजेंटेशन था। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोगों से यू हैव टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। जैसे पहले हमने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर वो ओवरऑल प्लानिंग के लिए है, कैसा करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, हो रहा है टाइम पे नहीं हो रहा है। और दूसरा उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए ये हमारी एमआईएस सॉफ्टवेयर आपको यूज करना चाहिए। सो सोशल मीडिया आप लोगों ने देखे होंगे कि जब ज्वाइन करने के बाद हमने काफ़ी 2-3 लेटर्स भी लिखे हैं आप लोगों को, और कुछ डिस्ट्रिक्ट को पर्सनली बोला गया है कि आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया में आपका आउटरीच बढ़ाइए करके, क्योंकि इसका मेन उदाहरण ये है कि इट इज़ नॉट मेरा कोई शौक नहीं है कि सब सोशल मीडिया में काम करना है। बिकॉज हम लोग, मैं जब 1 ईयर में मैम वहाँ पर गया था यूएस में पढ़ने के लिए, मैम 1 ईयर स्टडी लीव में, एक चीज़ मैंने एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट किया है। तो हमारा जब तक हमारा डोल हम नहीं बजाएंगे तो कोई दूसरा आदमी आके हमको नहीं बजाएगा मैम। सो वी हैव टू, अनलेस वी स्पीक अबाउट आवर अचीवमेंट्स, नोबडी इज गोइंग टू स्पीक आवर अचीवमेंट्स। और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और हम पब्लिसाइज नहीं कर रहे, सो दैट एंड देन नेक्स्ट डे अखबार में पत्रकार नेगेटिव न्यूज लिखता है तो वी फील वेरी सैड, अरे नेगेटिव दिख रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज वी डिडंट ट्राई टू फिल द नेगेटिव स्पेस विद पॉजिटिव न्यूज। सो मैं ऑलवेज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सीडीओस के पास इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई अच्छा काम हो रहा होगा, यू प्लीज पब्लिसाइज योर गुड वर्क्स। अगर कुछ नहीं, एक
फोटो खींचना है और 144 कैरेक्टर्स की एक स्टोरी लिखना है, डाल देना है। आपके पास ऑलमोस्ट 27 डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आज आप एक सक्सेस स्टोरी लेके आओ, मैं पोस्ट करना है मेरा ट्विटर हैंडल से। जब तक अनलेस यू बम्बार्ड द एनवायरनमेंट विद पॉजिटिविटी, वहां पर नेगेटिविटी आएगा। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट है सो प्लीज पुट और रीप में स्पेशली मैं चाहूंगा कि रीप का सारी दिस मैसेज इज फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स ऑफ बोथ द डीपीएम एंड एसआरएलएम की डीएमएम्स। प्लीज इंश्योर दैट आपकी अचीवमेंट्स सोशल मीडिया बोथ ऑन ट्विटर एंड फेसबुक, यहाँ उत्तराखंड में मैक्सिमम लोग फेसबुक में है, सो जो भी है प्लेटफॉर्म आप यूज करिए, बट डोंट शाई फ्रॉम टेलिंग योर अचीवमेंट्स टू पीपल। ठीक है, छोटा सा भी काम हो बट जरूर बताइएगा मैंने आज ये किया हूँ करके। नेक्स्ट प्लीज। सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो ये है, कभी भी वर्क अपने पास नहीं आता, हमको वर्क के पास जाना पड़ता है। जिस दिन हमारी ये थ्योरी हो गई और प्रिंसिपल हो गया कि हमको वर्क के पास जाना है, तो ये एंटरप्राइज और ये सारी एक्टिविटी इतनी इजी हो जाएगी कि डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। बिल्कुल सही बताया आपने। सो आई जस्ट वांट टू सम अप माय लेक्चर विद अ स्मॉल वीडियो। प्ले करिएगा। भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने। आज तो 20-25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने है। मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए हो, मतलब आपके जीवन का एक स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। So I just want to end with that positive note. A couple of points. पहले तो सीपीडी साहब, मुझे लगता है कि एक बार आपको आईफैट वाले लोगों को भी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है अपना इस प्लानिंग को लेकर। आई एम सीरियस अबाउट इट कि जो नेक्स्ट हम लोग की ट्राइपार्टाइट रिव्यू मीटिंग होती है जो डीए चेयर करता है, तो उसमें एक बार हम बोलेंगे कि एक आप अपना ये अपने जो टूल्स को यूज करते हैं उसका प्रेजेंटेशन भी जरूर दें। For the district teams it's like एक के साथ एक फ्री टाइप का हो गया, रीड प्रोजेक्ट के साथ में फ्री टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग आपके सीपीडी खुद ही दे रहे हैं। That's quite good. Just a couple of points. एक सीपीडी साहब ने बोला कि बैंक लिंकेज is the crux of this project and almost 49% को वहाँ से आना है, and of course उपासक is in the lead. बट वो हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट कपल ऑफ डेज ये डिस्कस भी करेंगे। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उपासक कुछ नहीं कर पाएगा अगर हमारे ग्रुप्स अच्छे नहीं हुए, हमारे ग्रुप्स के पास प्लान्स नहीं हुए, अगर हमारे पास उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं हुई। सो दिस हैज टू वर्क इन टैंडम। तो जो भी ग्रुप्स बने हैं उनका पूरा क्रेडिट हिस्ट्री, उनके सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कराना, उनका जो कलेक्टिव्स है उनका ऑडिट कराना, ये सब कुछ करना होगा जिससे कि बैंक्स को एक कॉन्फिडेंस आए कि वी कैन फंड। अभी तक क्या होता रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नाम पे कुछ एक टारगेट्स दे दिए जाते हैं, बट इफ यू थिंक लाइक अ बैंकर, आपको लगेगा कि हम क्यों पैसा दे अगर पता ही नहीं है कि पैसा वापस आएगा कि नहीं। सो वी इट इज अ टू वे ट्रैक। हाँ, उपासक ऑफ कोर्स हैज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी to interface with the bank and to bring them on board, but वो backend जो है वो प्रोजेक्ट की टीम को CDOs की लीडरशिप में together with SRLM वो तैयार करना पड़ेगा so that the funding happens in a good way. दूसरा सीपीडी साहब एक चीज थी जो ऑर्गेनोग्राम में मैं पहले बताना भूल गई कि at an earlier stage of design ये कहा सजेस्ट किया गया था स्टेट द्वारा, and maybe CDOs can confirm whether it's a good idea or not, कि डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे आप यंग प्रोफेशनल्स को रखें एज इंटर्न्स। 6 महीने साल भर जो भी आपके स्टेट में, कुछ स्टेट में यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम ही चलता है जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से ऐसे, तो अगर वो हो तो इट वाज फेल्ट कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे का जो इंफॉर्मेशन होता है पर्टिकुलरली नॉलेज मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यंग प्रोफेशनल्स कैन बी वेरी एक्टिव। तो इसके बारे में विचार कीजिए आप लोगों के यहाँ क्या सिस्टम है ऑलरेडी इन प्लेस। अ स्मॉल ऑनरेरियम कैन बी गिवन एंड देन दे कैन बी टाइड
अब तो सब लोग विकास भवन में बैठ रहे हैं, तो मे बी वन मोर पर्सन सिटिंग देयर, इफ दैट इज पॉसिबल टू डू। और एक और पॉइंट था जो आपने बोला था कि the CTOs can make their plan and the whole convergence and everything. उसमें I would request कि as we move forward एक important step ये होगा कि जब आप अपने ज़िले में देख लें कि क्या मेन developmental agenda है, तो please invite the REAP team to come and make a presentation to tell you what is their USP, what are they bringing, what can they add to make the plan successful. क्योंकि अभी सारी चीजें सब ये 2 दिन की ट्रेनिंग में नहीं निकल के आएंगी। मैं 1-2 बात बोलती हूँ कि जैसे टेक्निकल सपोर्ट एजेंसीज को बुला सकते हैं, कुछ इनोवेशन फंड्स है वो कर सकते हैं, बट व्हाट एल्स, सो दैट यू आर यूटिलाइजिंग REAP फॉर टू इट्स ऑप्टिमल पोटेंशियल in order to promote enterprises and income generating activities at your level. Thank you, ma'am. So participants. अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हम एंटरप्राइजेस किसी फार्मर को बनाने जा रहे हैं, तो उसको एक प्लांट एंड मशीन थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। उस प्लांट एंड मशीन को लगा करके चलाने के लिए 30 डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफिकेट चाहिए। वो 30 डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेने के लिए एक पार्टी को कम से कम 2 साल लग जाते हैं, जबकि यहाँ पर सिंगल विंडो ओपनिंग है। हमारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सिंगल विंडो में आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए, उसके 2 साल बाद आपको 30 सर्टिफिकेट मिलेंगे। जब तक 30 सर्टिफिकेट मिलेंगे 2 साल का टाइम हो जाएगा, तब तक है वो प्रोडक्ट ही सिक हो जाएगा। तो ऐसे सिक यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए मेरा ये सजेशन है कि इस चीज को छोटे एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर या स्मॉल होल्डर के लिए, माइक्रो होल्डर के लिए कुछ ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि वो अपना सर्वाइव कर सके और आगे बढ़ सके। उस चीज में इसका बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे FSSAI का आपका सर्टिफिकेट 3 लोगों के लिए अलग अलग है, मैन्युफैक्चर के लिए अलग है, होलसेलर के लिए अलग है, रिटेलर के लिए अलग है। तो उन्होंने 3 कैटेगराइज में कर दिया है। अब उसको अप्लाई करने के 3 महीने बाद, चाहे 6 महीने के बाद एक इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन के बाद आपको FSSAI नंबर मिलेगा। जब आप उसको लेवल पर लगाएंगे तब प्रोडक्ट जो है आपके मार्केट में जाएगा। अगर मार्केट में FSSAI नंबर नहीं है, वो बोतल उठाएगा, सीज करेगा और केस करेगा। तो अब बात ये आती है कि वो एंटरप्राइज जो है वो यहाँ गवर्नमेंट से जाकर के फाइट करे या अपना बिजनेस को देखे, क्योंकि एक एंटरप्राइज के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड इंटीग्रिटी और फॉरवर्ड। तो उधर फॉरवर्ड को भी देखना है, उधर उसको बैकवर्ड को भी देखना है। तो इन दोनों चीजों को जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तब तक ये जो मॉडल है वो सक्सेस होने के चांसेस कम है, या चांसेस है तो बहुत लेट होंगे। तो इस पे मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे कि लोग इस चीज को सर्वाइव कर सकें और अच्छा प्रेजेंटेशन करके और फिर ट्रांसलेट करके मल्टीप्लाई कर सके। जैसे कि महाराष्ट्र बहुत अच्छा उदाहरण है, कोऑपरेटिव के अंदर गुजरात बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक कंसेप्ट को लिया, उसको प्रोड्यूस किया, सक्सेस किया और फिर मल्टीप्लाई कर करके उसको लगा दिया। तो इसी तरीके से अगर हम इस मॉडल को अपने उत्तराखंड में इस REAP के द्वारा और इस प्रोग्राम के द्वारा अगर लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी बनेगी, जिससे कि हिल्स से लोग पलायन नहीं कर पाएंगे और अपना वहाँ पर एंजॉय करके अपना एक लाइवलीहुड बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि फूड प्रोसेसिंग के अंदर अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस तक ले जाते हैं, तो प्रोसेस के अंदर कम से कम ना 50% की आपकी रिकवरी होती है। इसका मतलब यह है कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हम ले जा रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक, प्रोसेस तक, तो 50% हमारी ट्रांसपोर्ट वेस्ट जा रही है। अगर हम उस छोटी सी यूनिट को वहां लगा करके 50% रिकवरी दे करके उसको स्टोर करके और हम उसको प्लेन में ला करके और यूज करते हैं, तो हमारे को ट्रांसपोर्ट का भी बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा और अच्छी कॉस्ट मिलेगी। दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर कि जो ऑफ सीजन के अंदर मटेरियल है वो आप आराम से बेच सकते हैं, फार्मर जो है उसको आराम से उसको निकाल सकता है। उस चीज के लिए जो भी उसकी इन्वेंटरी है, अगर बैंकर्स उसको फंडिंग करते हैं या जिस तरीके से उसकी फंडिंग हो जाती है, तो उसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत फास्ट हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी।
नमस्कार, मेरा नाम नीरज पोखरियाल है, मैं माइक्रोसेफ कंसल्टिंग से हूँ। मैं सुबह की प्रेजेंटेशन देख रहा था और जैसा कि मीरा मैम ने सुबह बताया कि ये वर्चुअली डिजाइन किया गया था और अभी भी स्कोप है। मैंने सर आपके प्रेजेंटेशन में देखा कि इट इज प्रपोज कि 95 FPOs बनाने की बात हो रही है और अभी प्रीवियस सेशन में भी एक बात हुई थी कि प्रोजेक्ट तभी तक चलते हैं जब तक फंडिंग आ रही है। तो ये एक सबमिशन भी है और इसके बारे में सोचा जा सकता है कि are we also thinking to build a federation of the FPOs as a exit strategy so that कि जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम फील्ड पे आती हैं, जो अभी प्रोजेक्ट के रहते हुए तो उनका समाधान हो जाएगा, लेकिन पोस्ट दिस प्रोजेक्ट what will be these FPO doing in terms of market linkage, छोटी छोटी जो चीजें हैं जिनका समाधान अभी प्रोजेक्ट से हो रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट के बाद में क्या होगा। तो मेरा ये सुझाव भी है और क्या इसके बारे में आईफेड ने सोचा है? Our view is slightly different. We are not looking at promoting FPOs for the sake of promoting. Institutions should not, institutional development should not drive this. We should see why we require FPO. I think the CPD sir has already told why, how and what. We need to look at the FPO formation also from that lens. What is the business idea you have for which a FPO is required? That needs to be decided first. Only if we decide it that way, then the FPO will become profitable and sustainable. Otherwise, we will have FPOs, then we will form a federation to keep them alive. This will go on. We have had enough experience in the country that we have been promoting FPOs for achieving our targets. Please let us not do that. Let us see which business idea will become commercially viable and which requires a FPO. Let us form FPOs only for those. Thank you. Yeah. Also, so thank you for saying this. जो माइक्रोसेफ की तरफ से कहा गया है, वो pretty much हम लोग की भी सोच है। जब डिजाइन हो रहा था वर्चुअली, तो इतना ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करने का स्कोप नहीं होता था। उस समय स्टेट की तरफ से कहा गया कि हर ब्लॉक में एक होना चाहिए। बट सब्सिक्वेंटली एज डिस्कशन स्टार्टेड, जब सब खुल गया और लोग आने जाने लगे और डिस्कशंस और होने लगे, तो हम लोगों का भी वही मानना है जो आपका कहना है कि FPO should be need based. They should be around one or more commodities. They should be serving a purpose. So we are not fulfilling any target कि हमें 95 बनाने हैं तो 95 पहले बना के रजिस्टर कर दो। That is not at all the plan. They will evolve organically based on the opportunity that there is for the promotion of one or more commodities. So there may be 95, there may be less, there may be more than one in a block, there may be none in some blocks. We have to be prepared for that. And also FPOs का जो गठन किया गया है, as per the document that was written, जो FPO की जो salary strength and everything, so initially 3 years का support रहेगा, बाद में it will be on the tapering mode. I mean वहाँ पर जो भी personnel है, they have to be earning revenues from the FPO. So I think जो आप बता रहे exit strategy, जब project है तो support है, project हट गया तो वो सपोर्ट खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पर नहीं है। They have very intelligently designed that कि 3 साल हम सपोर्ट करेंगे पूरा, और जब तक प्रोजेक्ट रहेगी उसी टाइम पे उनको वो निकाल देंगे सपोर्ट, so that we know कि it has to stand on its own and everybody should be very clear with this message. All the DPMs and DMMs, you have to very clearly write down this message. जो LC का staff and the FPO staff, I mean बाकी presentation में विस्तार से बताएंगे कि that is only for 3 years. After that, they have to उनका पैरों पर खुद ही खड़ा होना है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री HMD गडावर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अभी आपके प्रेजेंटेशन में मैंने देखा बेसलाइन सर्वे। तो बेसलाइन सर्वे में अभी मैंने एक बच्चे को PhD करवाई थी किसी काम पे, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए। मैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी पे काम किया था और हमने अपनी तरफ से पर्सनल नहीं बनाई थी। हमने डायरेक्ट ज्योग्राफिकली या टोपोग्राफिकली हमने डिस्ट्रिक्ट बॉडी को 3 जोन में डिवाइड कर दिया, लोअर, अपर और हाई। उन सब की जब हमने निकाले तो हमारे पास मीडिया के करीब 120 के करीब इंडेक्स का कैरेक्टर्स आए।
जब हमको नॉर्मलाइज किया तो हम लोगों ने करीब वो फोकस हुई 9% जाके। अब तक क्लियरली हर उसमें एलिगेशन लेवल पे हमको पता लगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको शेयर करूंगा वो पब्लिकेशन और हाई इम्पैक्ट फैक्टर में है वो। तो बेसलाइन सर्वे में मैं चाहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी की हेल्प लें, यूनिवर्सिटी की हेल्प, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनको इंटर्नशिप भी करवाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि हमारा एक जो 7th और 8th सेमेस्टर है यूजी का वो पूरा ट्रेनिंग में जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, इंडस्ट्री के साथ, सोशल इकोनॉमी। तो ये काम हम लोग करवाते हैं, फिर उनसे जहाँ जिस भी गांव में हमको लगता है या जो बच्चे के नजदीक है उस तरीके से हम लोग काम करवाते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा डाटा निकल के आता है और हमें जो की पॉइंट्स हैं अलग अलग पॉकेट्स पे, वो आप ज्योग्राफिकली ले लीजिए, इकोनॉमिकली ले लीजिए या और भी जो आते हैं सेक्टर, वो सब पकड़ में आ जाते हैं। फिर हमने फोकस कहाँ करना है वो तब हम निकाल पाते हैं। तो हमने करीब इसमें 4 के करीब पेपर है जो इस तरीके से हमने डेवलप किए हैं, क्वेश्चनर्स हैं और वो आपके मैं समझता हूँ कि काम आएंगे। दूसरा मेरा ये है कि हमारे पास सेंट्रल की एजेंसीज की स्कीम्स होती हैं। अभी जैसे मैं सुबह जिसका जिक्र कर रहा था, अपने फार्मर्स के साथ कल की मीटिंग थी उनके साथ, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी तो हम सारा पैसा लगा रहे हैं और 3 साल बाद क्या होगा, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास फंड तो लिमिटेड है, कुछ काम फार्मर्स ने करना है। मनरेगा का जो है, फार्मर्स ऊपर गांव में रह रहा है, उसकी जमीन दूर है, मतलब गांव से करीब 6-7 किलोमीटर, उसको मनरेगा का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो अपने खेत में काम नहीं कर पा रहा है। अगर वो गाड़ी से आता है, टैक्सी से आता है तो 50 रुपये उसको लगता है, उसको मनरेगा में मिलेगा, उसको मनरेगा का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग जो हम रिसर्च प्रोजेक्ट लाते हैं, क्योंकि वो भी इसी काम के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं इसी काम के लिए, उसमें कभी 50 लाख, कभी 60 लाख एक गांव को या एक ग्राम सभा को पकड़ लेते हैं, क्लस्टर्स कर लेते हैं, उसके साथ काम करते हैं और फिर हमारे पास निकल के आते हैं काफी चीजें। लेकिन अगर जैसे आपकी बहुत सारी वो है स्कीम, अगर हम लोगों के साथ वो मिलके वहाँ जो वीडियोज हैं या सीडीओ हैं उनके साथ बैठ के, तो उनकी बहुत अच्छी हेल्प होगी। ये काफी अच्छा सुझाव है मौसम साहब आपका। सो वी हैव टू वर्क विद इंस्टीट्यूशंस, आई मीन, और उत्तराखंड का स्ट्रेंथ भी यही है, काफी लोग हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, हम आपके साथ पूरा मिलके काम करेंगे, आप उसके लिए निश्चित रहिएगा। सो नेक्स्ट किसी डीपीएम्स ये ऑलरेडी उत्तरकाशी जनपद की अगर बात हो तो हम लोगों ने उसमें पहल कर दी है। इसमें हमने सर अभी हम लोगों ने रिसेंटली सर अभी हनी का एक प्रोडक्ट किया था, जिसमें कि बाकी लाइन डिपार्टमेंट से जैसे रबर मिशन के, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक सिनर्जी से काम करें, उसको करने की आवश्यकता है सर। और आज का जो आपका प्रेजेंटेशन था और खासतौर से जो आपका सोशल मीडिया पर फोकस था, मैंने भी पहली बार ट्विटर उसमें फिर इंस्टॉल किया सर, आपके डर के मारे। सर अभी हम लोगों ने रिसेंटली सर अभी हनी का एक प्रोडक्ट किया था, जिसमें कि बाकी लाइन डिपार्टमेंट से जैसे हम रबर मिशन के कुछ पैसे थे, जिससे कि हम लोगों ने रेप्लिकेट किया डूना ब्लॉक में, जबकि डूना ब्लॉक जो था आईएसपी प्रोडक्ट एरिया में नहीं था। उसके बाद में सर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री टीम को दी गई थी वहाँ पर कि आप उसको भी रेप्लिकेट करते हुए डूना ब्लॉक को भी हनी के रूप में उसको डेवलप किए, हनी विलेज के रूप में। तो एक पूरा एक सेटअप जो गवर्नमेंट का है वो वहाँ पर देखने को मिलता है सर। ये सब ये एक्सपेंस। Thank you, sir. I just want to extend my thanks to you and also want to congratulate you, sir. Yes, it is achievable, sir. Because what I found most important point in the presentation and the approach which you are following is convergence. आपने सारे डिपार्टमेंट्स को बोल दिया है, क्योंकि सर मेरा अपना मानना ये है अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस से अब तक के कि हमारे पास स्कीम्स की कोई कमी नहीं है। There is no dearth of money. भारत सरकार, राज्य सरकार कितना पैसा देती है, अगर हम उसको एक बार कैलकुलेट करें सब लोग एक जगह बैठ के, तो इतना निकलेगा
कि मुझे लगता है मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब हर व्यक्ति का जीवन जो है ना वो ऐसे लेवल पर पहुंच सकता है भारत में, जो कि वापस सोने की चिड़िया हम कह सकते हैं। तो भारत सरकार, राज्य सरकार, दे आर जस्ट pouring into money, बहुत सारा कुछ। आपने जो पॉइंट पकड़ा सर, वो बहुत पहले से पकड़ लिया जाना चाहिए था। वो सारी स्कीम्स जो उधर इधर जा रही हैं, मैं कई बार कहती हूँ अपने साथियों से, क्या आपके बेनिफिशियरी कोई और है क्या? NRLM का बेनिफिशियरी अगर गांव का गरीब परिवार है तो आपका बेनिफिशियरी कोई और कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जैसे, मैं NRLM को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं सर, तो हमारा जो बेनिफिशियरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज द बेसलाइन। और SSC परिवार जो कि ऑटो इंक्लूडेड कैटेगरी में है, 5 जिसके पैरामीटर्स हैं, या एटलीस्ट 1 डिप्राइवेशन क्राइटेरिया में है जिसके 7 पैरामीटर्स हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जब NRLM लॉन्च किया था, उसके बाद ये विजन था कि 2019 तक सारे SSC एलिजिबल हाउसहोल्ड्स दे विल बी ब्रॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ NRLM। दे विल बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेपरेट ग्रुप्स, और उसके बाद उनके लिए हम वेरियस इंटरवेंशंस करेंगे। इंटरवेंशंस मेंट कि ऑल डिपार्टमेंट्स दे विल कन्वर्ट देयर स्कीम्स टू बेनिफिट दीस पुअर हाउसहोल्ड्स। दैट वाज द विजन सर। 2019 तक देश के सारे गरीब परिवारों को NRLM फोल्ड में लेने का विजन था, which we have not been able to achieve till date. Now, on 28th of April, this Azadi Ka Amrit Mahotsav was launched. That was a 75 days program, and हरिद्वार, उसमें उत्तराखंड में हरिद्वार और चंपावत 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो उसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडेड थे देश के। और फिर ये हुआ कि इन 75 डेज में जो भी एलिजिबल रिमेनिंग हाउसहोल्ड्स हैं SSC के, उनको हम SHG फोल्ड में ले लें सबको। तो सर मेरा पॉइंट ये है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, फंड्स की कोई कमी नहीं है, ओनली हमारे इंटेंशंस की रिक्वायरमेंट है, हमारे सिंसियर एफर्ट्स की। एंड द वर्ड, वन वर्ड which you mentioned in the morning sir, commitment sir, always commitment sir, honest efforts, sincere efforts, commitments, and we should be answerable to our own conscience। हमें जो फंड्स मिल रहे हैं हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये उनको रास्ता दिखाने वाला है सर प्रेजेंटेशन। और आपने बता भी दिया कि सारे डिपार्टमेंट से अपनी स्कीम्स को वर्कआउट करेंगे, then they would have to come to a common table and see whether the objective is achieved or not by those schemes। क्योंकि जैसे मैंने कहा सर कि हमारे बेनिफिशियरीज कोई अलग नहीं है, रूरल पुअर हाउसहोल्ड एक ही है, अब उसको 10 डिपार्टमेंट्स अप्रोच करें, एक साथ अप्रोच करें। दैट्स द स्पिरिट सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा, सारे DPMs और ये है, आप हर स्कीम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आज की तारीख में हर स्कीम में क्लस्टर बेस्ड कंपल्सरी कर दिया गया है। व्हाटएवर दे आर डूइंग इट हैज टू बी थ्रू क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, जैसे कि फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री ले लीजिएगा, कोई भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सब क्लस्टर बेस्ड पे जा रहे हैं। हमारा NRLM में भी क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट है, वीक में भी क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट है। सो क्लस्टर इज द की आने वाले टाइम के लिए है। क्लस्टर क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वाइज विजन थॉट दैट क्योंकि इंडिया में सब सेग्रीगेटेड काम हो रहे, क्लस्टर्स में काम हो जाता है तो क्रिटिकल मास डेवलप होगा फॉर एंटरप्रेन्योर टू मार्केट इट्स प्रोड्यूस। सो आपकी जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि नाउ ऑल द डिपार्टमेंट्स आर विद मी एंड यू विल योर स्ट्रेंथ थ्रू मी। आई मीन सारे डिपार्टमेंट्स, कोई भी, आई डोंट थिंक कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर आपने जो कोई अच्छी बात बताया होगा और उन्होंने मना किया होगा, नहीं करते होंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, दे लिसन टू यू। अगर नहीं भी सुन रहे होंगे कि आप उसको रीप और NLM को आप एक की बना दीजिएगा, along which all the other, जैसे वो नलिनी तो बता कि beneficiary is the one around which all the schemes are rotating, beneficiary is like the sun around which all the planets are revolving। ये planets से schemes है, so आप उसको बिठा के आप रीप और NLM को as a pivot करके सारी schemes आपका चलाइएगा। This is in the long run will give very good results for the state। उसका जो नीड है फिर वो वैल्यू चेन्स FPOs में कन्वर्ट होगा, मार्केटेबल सरप्लस मार्केटेबल प्रोड्यूस में। फिर उसके बाद जो बड़ी बड़ी बात है कि जब हम अब्रॉड में हम मटेरियल भेजेंगे, सबके लिए जो बेसिक फाउंडेशन इज SRLM, NLM, REAP की क्लस्टर्स बनाना है। आपका जो भी प्लानिंग आने वाली डिस्ट्रिक्ट प्लान जब बनती है, और मैं दोबारा कह रहा हूँ अगेन फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग, व्हाटएवर डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान्स और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का, प्लीज एंश्योर दैट इट इज कन्वर्ज्ड विद SRLM एंड REAP। ठीक है जी। हेलो सर,
सर राम कुमार, मैं आया काशीपुर से आया हूँ। मैं वहाँ स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पे काम करता हूँ। सर मेरा जो एक सजेशन या एक सिर्फ एक कंपोनेंट ही होगा जो अभी आपने प्रेजेंट किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। जैसे सर हमारा टारगेट है 10,000 रूरल एंटरप्राइजेस। एक जो इससे पहले भी मैं इस टाइप के प्रोजेक्ट में बिहार में मैंने काम किया, और एक बहुत जरूरी चीज जो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियल हेल्थ होता है उन छोटे इंटरप्राइजेस का, उसको डॉक्यूमेंट करना अक्सर मिस हो जाता है। जैसे हमने ये 10,000 एंटरप्राइजेस एक साथ तो नहीं बनेंगे, ऑफ कोर्स ये फेज में बनेंगे। तो उस फेज में जो अगर 500 एंटरप्राइज बने, वो 500 एंटरप्राइज आज के डेट में उनका फाइनेंशियल स्टेटस, वो छोटी छोटी चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस या उसका इनकम एक्सपेंडिचर या उसका छोटा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको अगर हर एक 3 महीने पे हम एनालाइज करते रहे और अपडेट रखें, तो बहुत अच्छे तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ये एंटरप्राइजेस कौन से हैं जो रेड कैटेगरी में, जिनका जो मतलब 3-4 महीने में जो ट्रबल में आ सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जो येलो कैटेगरी में हैं जिनका कैश फ्लो अभी तो ठीक है बट फ्यूचर में जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और कौन से ग्रीन में हैं जो एक पॉजिटिव कैश फ्लो की ओर जा रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटस भी इन एंटरप्राइजेस का अगर हम इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो रोबस्ट फ्रेमवर्क हम देख रहे थे उसमें हम कैप्चर कर सकें सर, तो बहुत अच्छा रहेगा एनालाइज करने के लिए भी कि हाँ भाई हम अपने 10,000 एंटरप्राइज केवल बनाना ही लक्ष्य नहीं है, ऑफ कोर्स वो एग्जिस्ट करें और वो फ्लोरिश करें, आगे तक जाए। तो उसके लिए इस फाइनेंशियल हेल्थ स्टेटस को टाइम टू टाइम, आइडियली सर स्टार्टअप के केस में तो हर एक 3 महीने में, बिकॉज 3 महीने का टाइम एक छोटे से एंटरप्रेन्योर के लिए, वेंचर के लिए एक बड़ा समय होता है। तो इफ वी आर एबल टू ट्रैक इट एंड वी मेक इट अ पार्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क, ये बहुत अच्छा होगा। सेंट्रली भी उसको चेक करना और एनालाइज करना। दैट्स अ स्मॉल सजेशन, प्रोबेबली शायद ये इसका हिस्सा हो। काफी अच्छा सजेशन है फ्रॉम आई एम काशीपुर। आई थिंक दिस इज द की। मैं जब दिल्ली गया था फर्स्ट टाइम मैम से और उल्लास जी कंट्री डायरेक्टर से मिलने के लिए, उल्लास जी आई आस्क्ड हिम व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ड्रीप। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात बोला कि जब when 10,000 enterprises could do their financial modeling themselves, so then I think that this project is successful. So आपने वो जो कंट्री डायरेक्टर साहब जो बोल रहे थे, आपने वही बात बोला है कि क्या हम उनको उस टाइप के फाइनेंशियल नॉलेज और लिटरेचर दे पाएगी so that फाइनेंशियल हेल्थ वो जान ले। I think आपने जो रेटिंग वाली बात की ना कि कौन येलो है, ग्रीन है, रेड, that's also a very good suggestion because उससे क्या है कि एंटरप्राइजेस एक दूसरे से अपने को कंपेयर करते रहेंगे and there'll be a kind of a healthy competition and a desire to move from a red to a yellow or from a yellow to a green. It's a very good idea. Thank you. एक फील्ड से कोई जुड़ा हुआ है तो आपसे फील्ड से भी बात करते हैं। फील्ड से इंस्टीट्यूशन है हमारे बोल बैठे वायरलेस के जो फेडरेशन इंग्लिश क्या है आईएसपी की फेडरेशन में बोल रहा था। नमस्कार, मैं मुझे राजेंद्र साहित्य संगठन के अध्यक्ष वहाँ से बोल रही हूँ। मैं आप लोगों को अपनी सहकारिता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हमारी सहकारिता जो है उज्ज्वल सहकारिता 2015 में जब आजीविका 1 अगस्त से जो परियोजना शुरू हुआ था, तो हमारी आजीविका 2015 में हमारी सहकारिता बनी थी। तो इसमें अभी हमारे कुल गाँव 10 है, जिसमें हमारे 47 ग्रुप है, जिसमें 9 बीपीजी ग्रुप है हमारे जो रिंगाल का काम करते हैं, गोल्ट्री का काम करते हैं, और जो हमारे उत्पादक ग्रुप हैं वो दूध डेयरी का और मडुआ उत्पादन इस चीज का कार्य करते हैं। तो हमारे सहकारिता के जो मुख्य गतिविधि आज होता है वो डेयरी से है। तो डेयरी के अलावा हमारी सहकारिता जो कार्य करती है उसमें मडुआ हो गया और जो स्थानीय उत्पाद है हमारे जैसे भाट के हैं, इन चीजों को हमारी सहकारिता द्वारा पैकेजिंग वगैरह, ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन सब करके इलाज के द्वारा इनकी मार्केटिंग की जाती है। और हमारी सहकारिता द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो उसमें अभी हमारी सहकारिता जो है वो उसका ट्रांसपोर्ट का भी कार्य कर रही है, जिसमें हमारी सहकारिता में 3 गाड़ियां हैं। तो उसमें से हमारी सहकारिता को महीने के कम से कम 76 या 77 हजार रुपए जो हमारी सहकारिता का है उसमें से प्रॉफिट होता है। तो हमारी सहकारिता द्वारा जो साल का 2021 और 22 का जो टर्नओवर है अभी तक 2 करोड़ 6 हजार के करीब हमारी सहकारिता का टर्नओवर है, जिसमें हमारी सहकारिता को शुद्ध लाभ अभी तक 2021-22 का जो है टर्नओवर 2 करोड़ 6 हजार का, वो 10,95,000 करीब हमारी सहकारिता उसका शुद्ध लाभ हुआ है। इसके अलावा जो हमारी सहकारिता है अभी तक जो हमारी सहकारिता को प्रॉफिट हुआ है
इन 2016 से 2021-22 तक हमारे सहकारिता को कुल प्रॉफिट 50 से 55 लाख के करीब हो चुका है, जिसमें से हमारी सहकारिता ने जो है अभी 5.5 के करीब जीएसटी भर दिया है और 4.5 के करीब हमारे 4.5 लाख के करीब हमारे सहकारिता द्वारा इनकम टैक्स चुका दिया गया है। और अभी हमारे सहकारिता जो अपने शेयर धारक है हमारे सहकारिता के, तो उनको करीब करीब हमारे सहकारिता ने 2021-22 तक 2015-16 से 21-22 तक 14,41,000 के करीब उनको लाभांश बांट दिया है। तो सहकारिता के जो कार्य है, सहकारिता द्वारा जो परियोजना द्वारा जो फेंसिंग का कार्य, फेंसिंग जो सहकारिता को दी गई है, उससे भी हमारी सहकारिता को करीब करीब 11 लाख के करीब हमारी सहकारिता को उसका जो हमने वो रेंट भी दिया है कि फेंसिंग समूह को, तो उससे हमारी सहकारिता को जो है 11 लाख के करीब जब हमारा रेंट सहकारिता को प्राप्त हुआ है। अभी सहकारिता के मुख्य कार्य में सहकारिता को जो महिलाओं को जो अभी थिएटर का कार्य जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा हमारी सहकारिता को मिला है, तो उसमें भी हमारी सहकारिता जो है थिएटर का कार्य करती है, तो उसमें भी 20 या 25 महिलाओं को स्थायी रोजगार तो नहीं लेकिन अस्थायी रोजगार महिलाओं को प्राप्त हुआ है, जिसमें महिलाएं करीब करीब 2,500 या 4,000 रुपए पर मंथ उससे उनकी इनकम हो जाती है। और सहकारिता द्वारा जो 2020 के लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उसमें हमारी सहकारिता ने फिनाइल और हैंड वॉश का कार्य भी शुरू किया था। तो फिनाइल और हैंड वॉश में भी हमारी महिला अभी भी वो कार्य को करती हैं, तो उसमें भी हमारे सहकारिता को करीब 20 या 25 महिलाएं उस कार्य को कर रही हैं। और उसमें उनसे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में अभी 40 सहकारिता है, वहाँ उनमें वो फिनाइल और हैंड वॉश सप्लाई किया जाता है और समूह सदस्यों को भी फिनाइल और हैंड वॉश सप्लाई किया जाता है, जिससे भी हमारे सहकारिता को करीब करीब महीने में 20 या 25 हजार का जो है लाभ हो जाता है। इसके अलावा जब ये परियोजना शुरू हुई थी तो महिलाएं ज्यादातर ग्रुप नहीं बने थे गांव में, तो ग्रुप बने, उसके बाद महिलाओं ने बचत जमा की। तो अभी जो सहकारिता के द्वारा जो हमारे ग्रुप है, जो महिलाएं हैं, उनकी करीब करीब अभी एक महिला की बचत जो हो गई करीब करीब 20 या 25 हजार के करीब हो गई है। और उसमें अभी जो सहकारिता को परियोजना से सपोर्ट राशि भी मिली है हमारी सहकारिता को, तो उसमें भी महिलाएं जो 3600 महिलाओं को सपोर्ट राशि मिली है, उससे भी महिलाएं अपने घर का अपनी कोई महिलाएं अपने गोट का काम करती हैं, तो कोई महिलाएं गोट सुधारी का काम करती हैं, कोई अपने लिए जानवर खरीदती हैं। तो जब से ये परियोजना आजीविका परियोजना शुरू हुई है, तो बहुत देर तक पहुंचा रही है। महिलाएं इतनी सशक्त हो चुकी हैं आजीविका के आने से कि वो अपना घर का खर्चा खुद चला सकती हैं। और आने वाली जो एक परियोजना है, उससे अभी तो जब लॉकडाउन हुआ था, जब परियोजना बंद हो गई थी आजीविका, तो हमारी सहकारिता द्वारा जो अपने स्टाफ को सैलरी भी हमारी सहकारिता द्वारा दी जाती है और जो लाभांश हमारी महिलाओं को बांटा जाता है वो भी दिया जाता है। तो जहाँ तक कहने का सवाल है, तो महिलाएं इतनी सशक्त है और हमारी सहकारिता द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, महिलाओं को जो रोजगार दिया जा रहा है। और अभी बीच में जब फिनांस जो गिफ्ट बॉक्स हमारी सहकारिता द्वारा दिए थे इलेक्शन कमीशन को, तो हमारी सहकारिता को उससे भी काफी जो 45 से 46 हजार के करीब हमारी महिलाओं को हमारे सहकारिता को उससे प्रॉफिट हुआ था, महिलाओं को मिला था उसका कार्य। तो महिलाओं ने गिफ्ट बॉक्स बनाया और उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो दिए गए, तो महिलाओं को 20 या 25 महिलाओं को तो रोजगार मिला और कम से कम 50,000 के करीब उसमें से जो गिफ्ट बॉक्स में वो था लाभांश जो लाभ हुआ वो हमारी महिलाओं को प्राप्त हुआ। और इसके अलावा हमारे सहकारिता द्वारा जो रिलायंस आउटलेट हमारे अल्मोड़ा में चौगानपाटा में खुला है, तो वहाँ महिलाओं का जो स्थानीय उत्पाद है, घाट गहन मड़वा हो गया और हल्दी हो गई, मसाले हो गए, वो भी जो गाँव में होता है उसको महिलाएं कर और उसकी पैकेजिंग ग्रेडिंग करके उसको भी अभिनाश आउटलेट के द्वारा बाहर भेज। पहले महिलाएं जो होता था अपने खाने के लिए घर में उत्पाद करती थी, तो खुद ही उनको यूज करती थी, लेकिन अब महिलाएं उस उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके उसको अपने खाने के लिए अपने घर के यूज के लिए करके उसकी मार्केटिंग करते हैं, जिससे उनका आर्थिक स्तर काफी मजबूत हुआ है। और महिलाओं को सशक्त आजीविका ने बनाया। हमारी इस परियोजना से क्या अभी भी सहकारिता को सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि महिलाएं आगे अपना आर्थिक स्तर मजबूत कर सके। और ये परियोजना से यही निवेदन है कि हमारी परियोजना सहकारिता को इनका परियोजना का सहयोग मिलता रहे और इसको उनका सहयोग भी मिलता रहे और महिलाएं इससे आगे सशक्त बने, यही परियोजना से हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत ही अच्छा आपने बताया। मैं सारी सीईओस एंड डीपीएम से रिक्वेस्ट करूंगा कि यू हैव टू टेक योर SRLM teams and also ILSP teams which are not performing well to Almoda and उनसे जाके यही सीखना है कि what are the internal mechanisms, इस वजह से वो लोग सक्सेस हो पाए, वो लोग क्या कर रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं,
वो नहीं देखना है फिनाइल लीक कर रहे क्या करो, वो नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो बहुत ही आसान है, जो सॉफ्टवेयर व्हाई दे हैव बिकम सक्सेसफुल। मैं सीडीओ अल्मोड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा, यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट पूरे सॉफ्टवेयर क्या क्या चीज किया है सो दैट वो लोग यहाँ तक पहुंचा है। नॉट लाइक ए स्टोरी बट व्हाट crucial steps they have taken to reach this level, उसको तो अगर डॉक्यूमेंटेशन करके दीजिएगा सो दैट ये जो हम जब लागू करेंगे इस चीज को स्केल अप करेंगे इसी मॉडल को बाकी जगह तो वो काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, आपने ये अच्छा आपने हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये एग्जांपल है। और ऐसे हमारे साथ जो हमने 2004 में जो परियोजना हमारी हुई उसके भी वहाँ पे जो सहकारिताएं बनी है वो आज की डेट में भी सस्टेनेबल है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यूलिप के टाइम की सहकारिता वहाँ पे रेगुलर काम है। So almost 10,000 में 100 तो बन ही गए हैं एंटरप्राइजेस या 1000 बन गए हैं, 9,000 बनाना है। तो इट्स नॉट अ बिग टास्क, ठीक है 9,000 एंटरप्राइजेस बनाना है। थैंक यू बहुत बहुत। सर मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा। सर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, कोरोना कालखंड था सर, उस समय इनकी सहकारिता ने हमारे वहाँ सिविल सर्विसेज की कोचिंग खोली थी। नितिन भदौरिया सर हमारे डीएम थे मेरे समय। इन लोगों ने फेडरेशन ने हमें 2.5 लाख रुपए उसमें डोनेट किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस समय 2.5 लाख रुपया क्योंकि मेरे पास मैं ईडीसी के प्रिंसिपल का भी मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ज था, तो वहीं पर इनका वो था। अब ये स्थिति हो गया फेडरेशन से पैसा ले रहे हैं। उनकी समृद्धि का वर्णन करता है सर ये। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अवॉइड करना चाहिए। मेरा नाम राजेंद्र कोसियारी है और मैं हिमोत्थान सोसाइटी टाटा ट्रस्ट में जॉब करता हूँ। बेसिकली मुझे कुछ जो हमारे, क्योंकि हम भी उत्तराखंड में पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं और सिमिलर लाइंस का हमारे काम चल रहे हैं लाइवलीहुड के प्रोग्राम। एक दो चीज़ें मुझे सजेस्ट करनी थी, बतानी थी। एक तो जो बेसिकली इंस्टीट्यूशन वाला काम है, एफपीओज को लेके काम हो रहा है काफ़ी टाइम से, आजीविका में काम चल रहा है, एसआरएल के प्रोग्राम में काम चल रहा है, डिपार्टमेंट्स तमाम काम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। सबसे जो अहम बात आती है कि जो इंस्टीट्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं वो किसी न किसी कमोडिटी या किसी प्रोडक्ट को लेके हम उस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट जो सस्टेन भी हो, अदरवाइज उस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, जो हमें लगता है, जो हमारा अनुभव कहता है। और उस इंस्टीट्यूशन को अगर सस्टेन करना है तो उस इंस्टीट्यूशन को सस्टेन करने के लिए कम से कम जो लोकल एरियाज के जो उस बिजनेस को चलाएं, कम से कम उस फेडरेशन को चलाएं, उसको चलाने के लिए उसकी सैलरीज निकले और उनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो निकले। तो कम से कम 3-4 लोग 5 लोग एक फेडरेशन को सस्टेन करने के लिए चाहिए और उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का बिजनेस एक फेडरेशन को करना निहायत जरूरी मुझे जो लगता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा, क्योंकि ये नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ही बड़ा प्रोग्राम है, इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज करने की बजाय हम कुछ एरियाज पर फोकस करें, कुछ एक्टिविटीज को फोकस करें, कुछ वैल्यू चेन पर फोकस करें तो बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि हम भी कुछ वैल्यू चेन्स पे काम कर रहे हैं। हम डिफरेंट तरीके के लाइफ स्टॉक के वैल्यू चेन है, एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन है, उन पे काम कर रहे हैं। बट हमारा काम बहुत छोटा होता है, हम छोटा सा पायलट प्रोग्राम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा, हम जहाँ हम 5 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च करते हैं, आपके पास 500 करोड़ रुपया होता है। तो कुछ ऐसी वैल्यू चेन सेलेक्ट की जानी चाहिए जिस पे बहुत इंटेंसिव वे पे काम करने की जरूरत है, प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक का। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा ऑर्चर्ड्स पे। ऑर्चर्ड्स, अगर हम ऑर्चर्ड्स पे काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो एक फार्मर की इनकम, हमारे जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, जो हम पिछले कुछ सालों से काम करके देख रहे हैं, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड पर अगर काम करते हैं, चाहे अपर इरिगेशन में करें तो वो एप्पल पे काम किया जा सकता है, नट फ्रूट्स पे काम किया जा सकता है, लोअर रीजन में हम गुआवा पे काम कर सकते हैं, अमरूद उसमें पपाया पे काम कर सकते हैं। और एक 5 नाली के खेत में इतना लैंड होल्डिंग यहाँ के किसान की है, उससे कम 1 से 1.5 लाख की शुद्ध इनकम हम दूसरे या तीसरे साल में अपने काम शुरू कर सकते हैं, अगर हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करें। और ये हमने करके देखा है, मैं ऐसे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ।
तो एक इस तरीके की वैल्यू चेन पकड़ है। दूसरा वेजिटेबल की बात आ रही थी। वेजिटेबल की बात अगर हम करते हैं तो वेजिटेबल की बात, हाई वैल्यू वेजिटेबल की इतनी डिमांड है। आज दिल्ली जो एनसीआर एरिया है, हिमाचल से वेजिटेबल जाता है, ऑक्सीजन वेजिटेबल, उत्तराखंड से वेजिटेबल नहीं जा पाता। उनके पास जो एक्सोटिक वेजिटेबल है हम दे नहीं पा रहे हैं। हमारे पास एनवायरनमेंट है, हमारे पास एरिया है, बट उसको हम टैग कैसे करें? क्या इस वैल्यू चेन पर हम काम कर सकते हैं? क्या हनी के वैल्यू चेन पर हम काम कर सकते हैं जो एडिशनल इनकम देती है? कम से कम एक फार्मर को 4,000-5,000 की एडिशनल इनकम देती है। मार्केट बहुत ज्यादा है, मार्केट की कोई कमी नहीं है। मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि हम हनी के वैल्यू चेन पे काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल पहले हमने जायका के सपोर्ट से स्टार्ट किया। इतनी डिमांड है आज के दिन। हमने टीसी केयर के साथ एग्रीमेंट किया, हमारे एक एफपीओ ने 1 लाख बोतल हनी उनको सप्लाई कर दिया उन्होंने। अभी तक करीब 30,000 बोतल हमने एक साल में 1 लाख बोतल, करीब 1.5 करोड़ का उनका टर्नओवर है। इतनी ज्यादा डिमांड है। अभी हमारे पास जो ऑर्डर आ रहे हैं, इनोटेरा से ऑर्डर आ रहे हैं, दूसरे एजेंसी से भी, पास तमाम एजेंसी से जिनके पास से ऑर्डर आ रहे हैं, बट हमारे पास है नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है इतना। अभी ये भाई साहब बातचीत कर रहे थे मशरूम की। मशरूम अगर हमें पहाड़ में करते हैं, मशरूम की बात हम हिल में करते हैं, तो हमें पूरे हब एंड स्पोक मॉडल पे चलना होगा। हम खाली, क्योंकि रॉ मटेरियल हमें नीचे से उठा के नीचे से ले जाना है, स्पॉन हमने नीचे प्लेन से ले जाना है, वो सक्सेसफुली नहीं है। अगर आपको पूरा हब एंड स्पोक मॉडल अगर तो पहाड़ में ले जाना है, करना है, पूरे वैल्यू चेन में करना है, तब तो वो सक्सेसफुल इंटरवेंशन हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखा। उत्तराखंड के पल्सेज और मिलेट्स की इतनी ज्यादा डिमांड है। नेक्स्ट ईयर ऑफ मिलेट्स है। इतना एपीटा को एक्सपोर्ट करने के लिए इतनी डिमांड है कि जिसको हम फुलफिल नहीं कर पाते। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली एफपीओ को अगर हमें सस्टेन करना है तो वैल्यू चेन पे काम करें। दूसरा, वर्किंग कैपिटल की कोई बात नहीं कर रहा। वर्किंग कैपिटल निहायती जरूरी है। वर्किंग कैपिटल हमारे फेडरेशन को कहीं से उपलब्ध है। इनिशियली 2-3 साल 4 साल अगर रॉ मटेरियल परचेज करना है, किसान का इमीडिएट पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल का प्रोविजन अगर इस प्रोजेक्ट में हो सकता है, रॉ मटेरियल के लिए जो वर्किंग कैपिटल है तो बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर एनआरएलएम और रीप मिलकर काम कर रहे हैं तो एनआरएलएम का जो मैंने, क्योंकि हम भी 5 ब्लॉक में सपोर्ट कर रहे हैं एनआरएलएम प्रोग्राम में, तो एनआरएलएम का काम मैंने देखा है बहुत ही जो सॉफ्टवेयर है उनका, जो ग्राउंड लेवल पे तो काम किया है, तो उनके पास फंड अवेलेबल है, चाहे सीएफ के माध्यम से दे रहे हैं, चाहे बैंक लिंकेज के माध्यम से दे रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल फंड है, वो काफी फंड उनके पास है और उन्होंने एक तरीके से एक बेस बनाने का काम किया। उस पर बड़े इजीली रीप जो है बहुत बेहतर तरीके से आगे काम कर सकती है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिसपे मैं कहना चाह रहा था। और इससे होगा भी कि विजिबिलिटी भी होगी और रीप प्रोग्राम का दिखेगा कि हाँ, ऑर्चर्ड्स को मैं उत्तराखंड में ऑर्चर्ड्स डेवलप किए, या उत्तराखंड में वेजिटेबल पे काम किया, एक्सटेंसिवली मॉडल क्रिएट किया, या डेयरी पे काम किया, या पोल्ट्री पे काम किया, किसी भी चीज को हम। थैंक यू।